अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हमारे शो का वेट कर रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के मैसेजेस आते हैं ना, तो उससे हमें आइडिया होता है कि आप लोग कितना ज़्यादा हमारे शो का जो है वो वेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी आपके साथ में शेयर करते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपना दिन प्लान करना चाहिए और किस तरह से जो है वो अपनी ड्रेसिंग करनी चाहिए। अच्छा, मैं ना ख़वातीन के हवाले से एक ही बात ज़रूर करना चाहूँगी कि ख़वातीन जो होती हैं वो ये देख रही होती हैं कि कोई दूसरी खातून, कोई दूसरी लड़की जो है वो इवेंट पे क्या पहन के जा रही है, क्या उसकी प्लानिंग है। तो हर इवेंट के अकॉर्डिंगली आपको ड्रेसिंग करनी होती है, लेकिन जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं हमेशा आप वो चीज़ वेयर करें। और वो चीज़ जो भी आपका ड्रेस है, आपका कोई भी ऐसा स्टाइल है जो कि आपको लगता है कि आप किसी जगह पर जाते हैं और आप कंफर्टेबल होते हैं, तो आप यकीन करें आप सबसे मुनफरिद लगेंगे। यानी अगर कोई कंफर्टेबल है कि वो जीन्स टी शर्ट पहनता है या पहनती है, तो वो डेफिनेटली जीन्स टी शर्ट पहन कर जाए उस इवेंट पर जिस इवेंट पर बाकी लोग जीन्स टी शर्ट नहीं पहन के आ रहे हैं। हाँ, मगर ये ज़रूर देखना होता है कि आप जिस जेंट्री में जा रहे हैं वो जेंट्री ऐसी तो नहीं है कि वो आपको जज करे। अगर ऐसी जेंट्री है जो आपको जज करे तो फिर तो भाई आपने वही पहन के जाना है जो बाकियों ने पहना हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जेंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर लोग आपको जज नहीं करते, तो फिर आप वो ड्रेसिंग करके जाएं, वो कपड़े पहन के जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जो आपका कंफर्ट है ना वो आपका स्टाइल है। अच्छा, अब ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है, ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो फैशन है ना वो आपके एटीट्यूड से छलकता है। अब आपने ड्रेसिंग की हुई है, बाकियों को देख के, किसी ने स्कर्ट पहना हुआ है, किसी ने साड़ी पहनी हुई है, किसी ने कुछ और पहना हुआ है, आपने भी वो वेयर किया हुआ है, लेकिन वो आपसे संभल नहीं रहा, हैंडल नहीं हो रहा, आपका मूड ख़राब है, तो यकीन करें आपका फ़ैशन स्टाइल ख़राब हो गया। क्योंकि फ़ैशन को दिल से अपनाना, कपड़ों को दिल से पहनना और दिल से कैरी करना ना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब जो लोग क्या करते हैं, बुर्खा पहनते हैं, अबाया पहनते हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो जिस इवेंट पे जा रहे हैं वो अबाया ही पहन के जाएं। वो अबाया जो कि वो रेगुलर पहनते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमने अबाया नहीं उतारना, तो बिल्कुल ना उतारें। वो शादियों में, इवेंट्स पे, तकरीबात में अबाया उड़ के जाएं और अच्छा सा अबाया बनवा लें। क्यों? क्योंकि उसमें वो कंफर्टेबल होंगे, वो उनका स्टाइल है, उससे वो हंसेंगे भी, बात भी करेंगे, उनका एटीट्यूड भी ठीक रहेगा और वो फैशनेबल भी लगेंगे। तो कपड़े अच्छे होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मूड का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं उस चीज़ को अपने लिए मैनेज करें। आप अगर अबाया उड़ते हैं तो अच्छा सा अबाया लें और आप तकरीबात में चले जाएं। आप अगर लॉन्ग शर्ट्स पहनने की आदी हैं तो आप लॉन्ग शर्ट्स लें और तकरीबात में चले जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि जितनी भी ड्रेसिंग स्टाइल है वो सब आप कैरी कर सकते हैं, उसमें आपका मूड अच्छा रहता है, उसमें आप दूसरे से अपना कंपैरिजन नहीं करते कि अच्छा देखो वो कितनी अच्छी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ, तो ये कंपैरिजन में आपने नहीं पढ़ना। अपना स्टाइल बनाएं अपने कंफर्ट को। तो अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि व्हाट इज़ योर स्टाइल, तो मैं कहती हूँ जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ ना वो मेरा स्टाइल है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में एक ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करते हैं और ये है जी कोकोनट वाटर के हवाले से। नारियल के पानी का ये टोटका है और कोकोनट वाटर के तो वैसे ही बड़े फ़ायदे हैं। कोकोनट वाटर तो वैसे ही जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। इसके आप इसके पीने से जो है वो आपकी एनर्जी बूस्टअप होती है और मज़ीद इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि भाई नारियल के पानी जो है वो कितना फ़ायदेमंद होता है और ये क्या क्या तब्दीली लेके आता है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्द साफ़ और निखरी हुई नज़र आए तो आपने रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 गिलास नारियल का पानी पीना है और फिर रुई की मदद से नारियल का पानी चेहरे पर लगाकर 15 मिनट आपने छोड़ देना है और फिर धो लेना है। अच्छा, इससे दाने, कील, मुहासे, झाइयाँ ये भी कम हो जाएंगी और जल्द जो है वो हो जाएगी जी आपकी फ्रेश। तो ग्लोइंग स्किन के लिए, बेबी स्किन के लिए और कहना चाहिए कि हेल्दी स्किन के लिए नारियल का पानी पिएँ और कम से कम 2 दिन में 1 दफ़ा ज़रूर आपने ये नारियल का पानी जो है वो ट्राई करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मौसम जो है कराची का वो जो है ना लोगों के मूड की तरह है। मतलब कभी गर्मी हो रही है, कभी हब्स हो रहा है, कभी बूंदाबांदी हो रही है, सुबह बूंदाबांदी हो रही है तो दोपहर को इतनी गर्मी हो रही है। मतलब पता नहीं मौसम का भी एटीट्यूड हो गया। तो भाई महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में जो मतला है वो आज अबर आलूद रहेगा। अच्छा जी, और मरतूब, इसके अलावा शहर कायद में आज बूंदाबांदी का इम्कान है।
फिर शहर कायद में जुनूब मगरिब सिमत से 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अच्छा जी, ये 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 78% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और जल्दी से जान लेते हैं कि आज पूरा दिन जो है वो मौसम कैसा रहेगा 2 बजे तक। तो भाई मौसम की जो सूरत हाल है वो 10 बजे क्या होगी, 11 बजे क्या होगी और 12 बजे क्या होगी, ये अब थोड़ी सी देर में हम आपके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप ये पता करके बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाएं। तो भाई 11 बजे है 30 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे है 31 सेंटीग्रेड, 1 बजे है 31 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी है 32 सेंटीग्रेड। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माल का हाल कि भाई माल का हाल क्या है। और जिस तरह से ये डॉलर्स होते हैं या जिस तरह से जो करेंसी रेट्स होते हैं ये हम ज़रूर बताते हैं, क्योंकि ये आपके बड़े फेवरेट हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 187 पर है, कैनेडियन डॉलर जो है वो 208 पर है, यूरो जो है वो 331 पे है और कुवैती दिनार जो है वो 926 पर है। देन वी हैव यूके पाउंड दैट्स 382, सऊदी रियाल 75, स्विस फ्रैंक 351 और यूएस डॉलर जो है वो 283 पर है जनाब। तो ये सूरत हाल है। और ग्रॉसरी तो करनी होगी ना आपने, तो बस वेजिटेबल प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं कि वेजिटेबल प्राइस क्या है। वैसे वेजिटेबल प्राइस जो है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कम हो जाएं, लेकिन हम तो आपको स्टैटिक प्राइस बताते हैं ना, हम तो आपको बताते हैं कि जी जो कमिश्र कराची की स्टैटिक प्राइस हैं वो क्या है। लेकिन मार्केट से जो आप सब्जियां ले रहे हैं पकाने के लिए, वो डेफिनेटली आप महंगी लेते हैं, क्योंकि जो सब्ज़ी फरोश है उससे हम सभी बहस भी नहीं करते और ये भी नहीं बताते उसको कि भाई प्राइस एक्चुअल में क्या है और आप हमें कितना महंगा दे रहे हैं। तो आपके साथ में शेयर करते हैं वेजिटेबल प्राइस, जो कि जिनकी कीमतें आजकल मार्केट के हवाले से जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो सबसे पहले आगे जी टमाटर, और टमाटर जो है स्किन के लिए बेहतरीन ये है 63 पर। अच्छा जी 61 पर टमाटर, आलू 63 पे। उसके बाद हमारे पास लहसुन 322 पे। लहसुन के फ़ायदे भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अदरक जो है वो 437 पर है। अच्छा जी, और उसके बाद जो है वो गाजर है आंखों के लिए बेहतरीन 92 पे। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, तुरई है जो कि 116 पर है। एंड व्हाट वी हैव लौकी 138। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, फूल गोभी जो है वो 115 पर है। उसके बाद व्हाट वी हैव खीरा है जी 115 पर। अच्छा, उसके बाद क्या है, भिंडी है जी 173 पर। और फिर व्हाट वी हैव प्याज 63 पर। अच्छा जी, जो प्याज है वो 63 पर चले गई है। और प्याज जो है ना उसके बड़े सारे फ़ायदे हैं, बालों के लिए बड़ी अच्छी है। इसके अलावा प्याज का एक और फ़ायदा भी है कि ये सैलेड में जो है ना, सैलेड की रौनक बढ़ाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर रौनकें लगी हुई हैं। वो कौन से घर हैं? वो घर हैं जहाँ पर स्टूडेंट जो है पोजीशन ली है। जी हाँ, रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट है आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का। इंटरमीडिएट 12वीं जमात आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप के जो नताइज हैं उनका हो गया है ऐलान। अच्छा जी, और आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप के जो इम्तहानात हैं उसमें तीनों जो लड़कियां हैं, तीन स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने जो है पोजीशन हासिल की है। अच्छा जी, इन 3 स्टूडेंट्स में जो है वो हैं किरण अब्दुल रहमान, इन्होंने A1 ग्रेड के साथ पहली पोजीशन हासिल की है। अरीबा अब्दुल रशीद ने A ग्रेड के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा जी अल्फिया शाह है जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। एंड दैट्स रियली ग्रेट कि ये हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ये जो है मैदान मार लिया इन्होंने जी, आगे है सबसे आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप के इम्तहानात में। उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की है। अच्छा जी, इस हवाले से हमने आपको अपडेट किया और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए। और डेफिनेटली आपके घरों में तो जो है बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो जब आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से अपने आप को मनवाते हैं, अपने नाम का लोहा मनवाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है कि जी किस तरह से लड़कियां जो हैं वो आगे हैं। लेकिन ये जो लड़के होते हैं ना, इनको भी चाहिए कि ये कम से कम तालीमी मैदान में, जब तक ये मैट्रिक और इंटर के दौर होते हैं ना, तो ये लाओबाली होते हैं, तो इसमें ये ज़रूर लड़कियों से सीखें कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि आज सिंध हाई कोर्ट में कौन से अहम केसेस हैं जिनकी समाअत है। और आइनी और रेगुलर बेंच के रूबरू जो है ये समाअत केस के लिए जो है, समाअत के लिए ये अहम केसेस जो है वो मुकर्रर हैं। अच्छा जी, इसमें कौन कौन से केसेस हैं? ये है मिसिंग पर्सन, इसमें है गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी। अच्छा, जो मिसिंग पर्सन है उनके हवाले से दरख्वास्त पर समाअत होगी। फिर आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी। और दरख्वास्त पर समाअत जो है वो जस्टिस के आगा की सरबराही में ही होगी। अच्छा जी, अब एक और ख़बर जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, एंड इट्स अबाउट पैमरा। अच्छा जी, अब क्या हुआ है कि पैमरा ने
क्राइम सीन्स और सीसीटीवी फुटेजेस शेयर करने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। तो अब ये रूल्स हैं। अच्छा जी, अब क्या कहा गया है कि मुल्जिमान के ज़ेरे हिरासत इंटरव्यू नशर करने पर भी मुकम्मल पाबंदी है। सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर पैमरा ने हिदायतनामा जारी कर दिया है। टीवी चैनल्स को क्राइम सीन फुटेजेस और बरामद सामान नशर करने की जो है जो ये नशर किया जाता है उससे रोक दिया गया है। अच्छा जी, अब प्रोग्राम मैनेजर्स, न्यूज़ एडिटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स को आगाह किया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। तो जी ये पैमरा की जानिब से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड आई होप कि इसको सब फॉलो करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि जी शहर कायद में लोड शेडिंग के जो हालात और वाक़यात हैं। यहाँ पर मेरे पास जो इस वक्त न्यूज़ है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे कोरंगी है, फिर मलीर है या कायदाबाद है। लेकिन आप बिलीव करें, मेरे अपने एरिया में, मेरे अपने घर में जिस तरह से हमारे एरिया में लोड शेडिंग है, और मेरे ख्याल में वो 2-3 गलियाँ ही हैं, 2 से 3 गलियां हैं जहां पर लोड शेडिंग है। इससे पहले लोड शेडिंग नहीं थी। अच्छा, उसके बाद बराबर वाली गली में भी लाइट है, उसके बराबर वाली गली में भी लाइट है, और बिल भरने का जो रेशो है, यानी सब ऑन टाइम बिल पे करते हैं, किसी का बिल पेंडिंग नहीं है। और जो स्केजुअल है, यानी सेक्टर 8 में लोड शेडिंग का जो स्केजुअल है वो कुछ इस तरीके से है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये वहाँ के आवाम की जो दुहाई है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि स्केजुअल इस तरह से है कि जी सुबह लाइट जाती है 7 बजे के करीब, और उसके बाद वो 9:30, 8:30, पौने 9 बजे तक आती है। फिर दिन में 4 बजे के करीब लाइट जाती है, वो 6:30 तक आती है। फिर रात में वो जाती है 2 घंटे के लिए, फिर वो 9 बजे तक आती है। तो पूरे दिन में अगर 6 घंटे लोड शेडिंग है तो पीछे बच जाते हैं 6 घंटे। तो ये 6 घंटे में आवाम करेगी क्या? यानी कितना जनरेटर चलाएंगे आप? फिर जनरेटर चलाने के लिए गैस मैसर नहीं है, तो फिर आप क्या पेट्रोल लेके आएंगे और कितना पेट्रोल जलाएंगे आप? फिर उसके अलावा आपके फ्रिज में पानी नहीं जमता, चीज़ें गर्म नहीं होती, ठंडी नहीं होती। उसके अलावा आपके 10,000 ऐसे इश्यूज़ हैं कि आप अपनी लाइफ मूव ऑन नहीं कर सकते। तो 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग अगर किसी एरिया में बिला जवाज़, बिला वजह हो रही है, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो ज़रूर बात होनी चाहिए। और अभी जब हमारे जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो यहाँ बैठेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये हालात है जी सेक्टर 8 के, जहाँ पर एलानिया लोड शेडिंग है, बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि ये बिल भरने की सज़ा दी जा रही है या व्हाट इज़ दैट। अच्छा जी, अब जो ओवरऑल सिचुएशन है शहर में वो भी कुछ ऐसी है कि शहर में एलानिया बिजली की लोड शेडिंग, गैस बहरान दोनों जारी हैं। तो बिजली नहीं है और गैस भी नहीं है तो जनरेटर भी नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा औरंगी, कोरंगी, कायदाबाद, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया समेत बेशतर इलाके जो हैं वो गैस मसाइल से मुतासिर हैं। दिन और रात गैस मसाइल से निपटना पड़ता है शहरियों की दुहाई। कराची में 30% इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अच्छा खुद ही एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ बिजली की चोरी और बिलों की अदायगी की शरह कम है। अच्छा जी, एलानिया लोड शेडिंग का बाकायदा शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है। कराची के 70% इलाके बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, कायदाबाद समेत बेशतर इलाके एलानिया लोड शेडिंग वाले इलाकों में शामिल हैं। तो ये जो लोग बिल भर रहे हैं, ये उनका क्या कसूर है कि वो टाइमली बिल भर रहे हैं और फिर भी उनके घरों में लाइट नहीं है और बिल उतना ही आएगा जितना आता है। तो इसके ऊपर ज़रूर जो है वो नज़रसानी करने की ज़रूरत है। कम से कम उन लोगों को तो बख्श दें जो लोग बिल भरते हैं, कम से कम उन एरियाज़ में तो लोड शेडिंग ना करें, एलानिया भी जहाँ पर बिल पूरी तरीके से भरा जाता है। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का और मैं ले लेती हूँ टी ब्रेक। आप भी जो है वो चाय पी लें और मेरी जो चाय है वो यहाँ पर मेरे पास है। तो हम छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और फिर मिलवाएंगे आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से और उनकी रिजर्वेशंस भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिरी एट 10। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुश आमदीद। और न्यूज़ सेशन में आज हम बात करने लगे हैं फ्लड सिचुएशन के हवाले से। ओवरऑल सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या तैयारी कर रही है और क्या क्या स्पेकुलेशंस हैं और क्या कुछ हो रहा है इस हवाले से इनसाइड स्टोरी जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं अशरफ भाई, आप ठीक ठाक हैं? अशरफ भाई, क्या तैयारियां हो रही हैं? मतलब सीएम सिंध ने भी कल बहुत ज़्यादा अहकामात और हिदायत जारी की हैं, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है? कुछ नज़र आ रहा है कोई एक्टिविटी होते हुए कि हाँ भाई वाकई सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए कोई तैयारी हो रही है या रेन इमरजेंसी के लिए फिर से हम कुछ तैयारी करने जा रहे हैं? जी देखें, अभी सब हमें जो ये समझ रहे जो सैलाब आया है तो ये पंजाब साइड से जो आ रहा है, जो हमारी जो 5 दरिया हैं वो मिक्स होकर फिर दरिया सिंध में जब आ रहा है। तो अब आप जो बता रहे हैं, जो सीएम साहब ने कहा, कंसर्न ये है कि सिंध का कच्चे का तमाम इलाका डूब जाएगा।
डूब सकता है, डूब क्योंकि इसमें ये है कि जो सिचुएशन है तो सुपर फ्लड का नाम दिया है इसको, कि इसका जो इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जो सुपर फ्लड ये आ सकता है, वज़ीर आला सिंध ने कहा है, जिसके ऊपर इन्होंने कहा है कि तमाम जो गुड्डू बराज और पानी की आमद जो 13 लाख तक पहुंच सकती है। तो 13 लाख क्यूसेक फीट का जो है, अब आप देखें तो उसमें ये है कि कंसर्न जिसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं ये कि पाक फ़ौज के साथ मिलकर सिंध गवर्नमेंट के तमाम जो अहम मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त जो है सिंध के अंदर मौजूद हैं और वो विज़िट कर रहे हैं और वो वहाँ जाके पूरी डिफ़ाइन कर रहे हैं और लोगों को भी आगाही दे रहे हैं। क्योंकि आप देखें जो दरिया सिंध है उसका जो नीचे वाला एरिया है, दो सूरत है ना, हमें समझना होगा कि पंजाब में जब वो पानी आया है तो वो लोअर लिंक नहीं है। अब जो वहाँ पे दरिया में जो पानी का बहाव ज़्यादा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ है कि अगर पंजाब में आता है ना तो वापस दरिया में चला जाता है। सिंध का दूसरा मरहला है। सिंध में खुदा ना खास्ता जो पहले आया था सैलाब, आपको याद होगा, तो आपका लोअर एरिया, क्या मतलब ये दरिया सिंध है और ये कच्चे का इलाका नीचे की तरफ है। जब वो पानी आता है और कच्चे में जाता है, वो जो पूरा सैलाब आके जो डूब जाता है, कितने लाखों लोग हुए थे और इस दफ़ा कंसर्न है 15.5 लाख से ज़ायद लोग जो है इससे मुतासर हो सकते हैं। उसके लिए तैयारी की गई है। तमाम जो टीमें हैं उनको इमरजेंसी, उन्होंने फ्लड के लिए वो पूरा एक मॉनिटरिंग सेल बना दिया है, पूरी लोगों को टीमों को भी लगा दिया गया और इस वक्त जो अहम मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने हलके में वहाँ पहुँचे हुए हैं और लोगों को भी आगाही दे रहे हैं। क्योंकि देखें वहाँ पे सिंध में देखा जाए जो काश्तकारी करते हैं और ये सारा, वो कंसर्न ये है कि अभी आपका सितंबर आ गया है और उसके बाद अब आपकी बुआई होनी थी किसकी, गंदम की। अब जब पानी आ जाएगा तो बुआई तो हो नहीं सकती, तो अब वो गंदम की फसल के लिए भी क्या होगा। अब जो अभी करंट अपडेट आया है कि उन्होंने यहाँ पे तमाम जो तैयारी की गई है, जो कंसर्न दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कि 13 लाख जो है तक पहुँच सकती है गुड्डू बराज से पानी की आमद, और इसीलिए इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। इससे पहले जो पूरी टीम का आया था तो वहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे तकरीबन कहा गया कि सिंध के सुपर फ्लड के लिए मुकम्मल तैयारी है। 9 लाख क्यूसेक पानी गुजरने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और कहा है कि भारत की जानिब से 12 से 13 लाख क्यूसेक पानी गुड्डू बराज तक पहुँचने का खदशा है। यानी भारत जो एक और अभी जो अपडेट आई कि एक बार फिर वो स्पेल का, यानी कि वो जो डैम्स हैं वो खोलेगा तो पाकिस्तान के ऊपर यानी कि अभी हमला कर रहा है वो, क्योंकि बार बार अब वो अपने आप को सेव करने के लिए हमारी तरफ अब अचानक से वो डैम का इसके लिए जो आपका जो मुआहिदा था सिंध तास मुआहिदा, उसमें ये था कि कभी भी ये अपडेट होगा तो पहले बताएगा और फिर आपको बताएगा आप तैयारी इस बीच में करें। महीनों ने फिर अचानक से किया है। अब ये बताया कि 5.5 लाख क्यूसेक पानी पहले ही बाहिफाजत सक्खर और कोठी बराज से गुजर चुका है, जो ऑलरेडी जो आ रहा था। और मैं बताऊँ सोशल मीडिया पर भी मैं जब आ रहा था उसमें देख रहा था लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई पानी तो ये है, पानी जो आ रहा है उसका इतना लेवल नहीं है। जब वो सैलाब आता है ना तो जो उसका लेवल है, क्योंकि जो आ रहे हैं वो नीचे आके वो उसके हिसाब से वो आ रहा होता है, तो उसको गुजरगाह जो है आपकी दरिया सिंध है। अब पानी का जो लेवल है, लेवल हमें क्यूसेक फीट का समझना पड़ेगा। अभी जैसे ये बताया है कि 5.5 लाख जो क्यूसेक पानी जो है पहले ही गुजर चुका है, क्योंकि लेवल है ना, एक तो दरिया पूरे लगे हुए। आपके एग्जाम्पल ये हैंड है ना, ये 5 दरिया आ रहे हैं ऊपर से, वो आके फिर कहाँ पे आ रहे हैं, ये आपके हैंड पे आके मिल रहे हैं। तो ये आके दरिया सिंध से कहाँ जा रहा है, समंदर में। अब इसके जो प्रोसेस है ये कुदरती हैं, अल्लाह ताला ने ये जो दिया है, लेकिन इसके बीच में जो गुजरगाहों के आपने देखा होगा, अगर आप गुजरे सिंध के दरिया सिंध के जो सक्खर बराज और इन सब के, तो वहाँ पे जब वो पानी सूखा था ना तो लोगों ने वहाँ पे आबादियाँ कर ली हैं। अब वो कंसर्न ये है कि जो कच्ची आबादियाँ बनी हैं, लोग वहाँ पे आबाद हो गए, तो जो सैलाब आता है ना तो उसके बाद सबसे पहले वो मुतासर होते हैं। गांव देहात तो आगे आएंगे ना, जब वो सैलाब का रेला बढ़ेगा, यानी कि आप लेवल है 3 लाख 5 लाख 6 लाख फिर 9 लाख क्यूसेक फीट की जो बात कर रहे हैं, और जो पानी आएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो दरिया के आसपास के इलाके में जो लोग होंगे सबसे ज़्यादा वो मुतासर होते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम सैलाब पे, हम लोग भी जो कवरेज पे गए थे, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। अब जब सैलाब आता है, क्योंकि पानी जो सबसे बड़ा, जो मैं गया था ना बदीन, जब सैलाब का हुआ था तो सब वहाँ पे एक चीज़ देखा था, लोगों को डायरिया हो गया था। अब जब हम गए थे, हमारे साथ डॉक्टर टीम थी, डॉक्टर आसिम लेके गए थे हमें, जो हम एक्स पुराने चैनल में थे, तो वहाँ पे जब जाके देखा तो डॉक्टर आसिम साहब ने कहा भाई पहले इनको बचाना है डायरिया, और ये जो इनको पानी जो पी रहे हैं ना ये तो वो सैलाब का पानी, उसमें कीड़े मकोड़े, गंदा पानी। फिर उन्होंने कहा कि इनको जो है ना
सबसे पहले पानी का इनको मसला हल करना होगा। हाँ। तो अब ये जो प्रोसेस है, ये जो टीमें पहुंची हैं, अब पाक फ़ौज की भी वहाँ पे किश्तियाँ पहुँच गई हैं और सेफ साइड करने के लिए वो भी पहुँच गई हैं, बोट्स पहुँच गई हैं। बाकी जो है सिंध गवर्नमेंट जो NDMA के साथ मिलकर जो वो भी प्रोसेस कर रहा है। लेकिन हमें उसके साथ साथ अभी देखें सिंध में सैलाब नहीं आया है, सुपर फ्लड की बात की जा रही है जो कि तारीख में बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि कच्चे का पूरा सिंध का इलाका डूब सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वज़ीर आला सिंध ने कंसर्न शो किया है और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मगर जो हमारे हैं सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं हमारे पॉलिटिकल, वो गए थे कल और जो पूरा मॉनिटरिंग का जो हुआ है उसको देखा था, जो बता रहे हैं। अभी जो समझना होगा ना बेसिक चीज़ें, डॉक्टरों की वहाँ तक रसाई, पानी जो लोग वहाँ मुतासर होंगे पानी कैसे सप्लाई करेंगे, साफ़ पानी पीने का ना, क्योंकि जो बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि हम जो चीज़ें देख रहे हैं ना, जो पंजाब में आया लोग मुतासर है पानी में डूबे में। हाँ। अब आप सोचें पानी कहाँ से पिएंगे, वो हर जगह पानी पानी है। हाँ। अगर और जो गांव देहात में पानी आ गया तो सबसे बड़ी बीमारी जो जड़ है, जो मैंने डॉक्टर आसम से समझी थी, उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला है जब सैलाब आता है और जो पानी आ जाता है तो पानी मौजूद है मगर वो आप पिएंगे तो आपको किस्म किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको प्रोसेस, जैसे मैं गया था तो वहाँ पे UN का जो था वो और बाकी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनकी टीमें थीं जो उस पानी को ही है ना साफ़ करने के लिए फ़िल्टर प्लांट दिए हुए थे। अब हमारे यहाँ ये है कि वो जो दिए थे वो कहाँ है। हाँ, ठीक है। और अभी जो आ रहा है उसके लिए क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि इस वक्त जो मेरे कंसर्न ये है कि अगर वो आता है और हमारा जो सिंध का जो वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने जो कंसर्न शो किया है कि सिंध का पूरा कच्चे का इलाका डूब सकता है। हाँ। 9 लाख क्यूसेक पानी अगर आएगा तो आप सोचें ना कि उन लोग की ज़िंदगी 15.5 लें, 15,60,000 लोगों को मुतासर होने का खदशात जाहिर किए। अब इसके लिए जो मुझे जो नज़र आ रहा है ना, हम चीज़ें तो करते हैं, अब हम उनको बचा लेंगे, अब वो सैलाब आया उनको बोट में डाल के लेकर आ गए, लेकिन पानी का क्या करेंगे, खाने पीने का क्या करेंगे। तो ये प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि लोगों का पेट तो लगा हुआ है। अब उनका सब कुछ, यानी उनका घर सब कुछ, वो अगर वो डूब जाता है उसको लेकर आ जाते हैं दूसरी जगह पे कैंप में या खेमे में डालते हैं, तो उनके लिए खाने पीने का क्या प्रोसेस होगा, पानी कैसे, साफ़ पानी कैसे पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग इनको करनी होगी, क्योंकि जो हमारे इदारे हैं ना, हाँ। जो फ्लड के बाद जो मुतहरिक होते हैं तो उनकी जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ हैं, पानी के लिए क्या प्रोसेस कर रहे हैं, पानी को फ़िल्टर करने के लिए क्या प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि देखें सैलाब आएगा तो हर जगह पानी पानी जो होगा तो उस पानी से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। क्योंकि पहले भी सिंध में जब आया था तो मैंने उसको 2 तरीके से देखा था। सिंध में जब पहले सैलाब आया था तो सैलाब आने के बाद 2 फ़ायदे भी हैं, 2 नुकसान भी। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। जो नुकसान हुआ था तो लोगों का जो है सारा जान और माल, मतलब मवेशी, ज़मीनें सब डूब गई थी। लेकिन उसके बाद जब आया था, यानी कि जब सैलाब का पानी उतर गया, जब फसल हुई तो उसकी कट ऑफ फील्ड यानी कि जो पैदावार बढ़ गई थी। सही। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होंगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उनको सेव करना है, जानवरों को बचाना है, 15.5 लाख लोगों को बचाना है। हाँ। साथ में उसके साथ ये प्रोसेस करना होगा कि हम लोगों के ऊपर ना लगें कि वो खाना पहुंचाएंगे। याद होगा अब लोग जा रहे थे ट्रक भर भर के, तो हम पहले से प्लान कर लें कि ये चीज़ तो आ रही है, वो जो वहाँ से ऊपर से सैलाब आ रहा है और जब यहाँ से गुजरगा करेगा, यहाँ से दरिया सिंध से गुड्डू बैराज हो गया उसके आसपास, हाँ। तो हमें प्लान करना होगा पानी, साफ़ पानी का, हाँ। फूड का और उनकी रिहाइश का, क्योंकि मुतासरा इलाकों को खाली कराने का जो है वो कहा गया है। अच्छा, जिस तरह से ये सुपर फ्लड की तैयारी के हवाले से अब सिंध गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मुतारिक हुई हुई है, वहीं पर आपके साथ में ना कुछ ऐसे स्टैट्स भी शेयर कर लेते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से जो तबाही हुई है उसके नतीजे में, अब ये WHO की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ना, कि पाकिस्तान में सैलाब और बारिश से जो तबाही हुई है उसमें 819 अमवात हुई हैं। आप सोचें कि ये कितनी अमवात हुई हैं और कितने ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में मॉनसून और सैलाब की तबाहकारियों से मुताल्लिक जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें WHO के मुताबिक पाकिस्तान में मॉनसून और सैलाब के बायस 819 अमवात हुई हैं। 1000 से ज़ायद अफराद जो हैं बारिश और सैलाब में ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों में 546 जो हैं वो मर्द हज़रात हैं, जबकि 295 यानी 295 ख़वातीन शामिल है। आलमी इदारे सेहत की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 8658 घर जो हैं, यानी तकरीबन 600 से ज़ायद घर जो हैं वो बारिशों और सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मरने वालों में जो तादाद है वो 493 है, मर्द हैं यहाँ पर, और 123 ख़वातीन है, जबकि बच्चों की तादाद 203 हो गई है। तो
तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2070 के करीब घर जो हैं वो मुकम्मल तबाह हो गए हैं और तकरीबन 6588 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और हेल्थ से मुताल्लिक 104 मराकज़ जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों की जो स्टैट्स हैं और ये जो रिपोर्ट है ये WHO ने शेयर की है कि कितनी ज़्यादा तबाही हुई है। ऑलमोस्ट 819 अमवात हुई हैं, 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोग जो हैं वो जल्दी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, कितने लोग जो हैं वो परेशान हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि चौहंग के इलाके में जहाँ पर वो कैंप्स लगाए हुए उन्होंने, वहाँ पर जो ख़वातीन थी, अगर आप उनकी हालत ज़ार देखें तो आप सोच में पड़ जाते कि कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ पर उनको अब जल्दी बीमारी फूट पड़ी है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खुराक की कमी है, इन्वायरमेंट उस तरह से नहीं है, सफाई सुथराई नहीं है, तो अब वो लोग जल्दी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों का वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। और अगर ये थोड़ा सा अगर सिंध की तरफ वापस आएँ, दरियाई सिंध की तरफ आएँ, तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 9 लाख क्यूसेक हज़ार का जो रेला है वो गुजरेगा और इसको सुपर फ्लड जो है वो कहा गया है, इसकी तैयारी की जा रही है। तो ये वाकई एक बड़ा चैलेंज होगा सिंध हुकूमत के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए और सिंध में हम रहने वाले हम तमाम लोगों के लिए। आजिज़ भाई ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज़ भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल दुआ जी। आप भी सुन ही रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हम फ्लड सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे हैं। कितना सीरियस मैटर है ये कि इसमें आवाम की जानें भी बचानी है, मुतासरा इलाका जो है वो खाली भी कराना है, खुराक का भी बंदोबस्त करना है, कैंपिंग भी करनी है और ये भी देखना है कि भाई कोई जानी और माली नुकसान ना हो। बहुत सीरियस मैटर है जी, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ चूँकि एक बहुत बड़ी कुदरती आफत है सैलाब जो है जी, और पंजाब में ये तबाही आ चुकी है, हम देख रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद अब वो पानी पूरा जो पंजाब में से जमा हो के सिंध में आ रहा है। 4 दरिया हैं जिसका पानी गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। पंजाब के 4 दरिया जी, रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब जी, इन चारों दरियाओं का पानी पंजनद एक मकाम है पंजाब का, वहाँ पे जमा होगा। फिर वहाँ से वो फ़िलो जो है सिंध में दाखिल होगा गुड्डू बैराज के मकाम से। जी, तो कल वज़ीर आला सिंध की इसके हवाले से जो तफसीलात थी उसमें उन्होंने बताया कि 9 लाख जो है क्यूसिक से ज़्यादा एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि पंजाब से पानी आएगा। ये जहन में रखना चाहिए कि 3 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी ऑलरेडी गुड्डू बैराज में इस वक्त मौजूद है। ओके। यानी ये सिर्फ 9 लाख क्यूसिक पानी आ नहीं रहा, हाँ। लेकिन इस वक्त खुद दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर मौजूद है। 3.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा गुड्डू बैराज पर पानी है, 3 लाख क्यूसिक से ज़्यादा सखर बैराज पर पानी है। सही। ये दोनों जो सिंध के बैराजेस होते हैं गुड्डू से सखर, इस दरमियान में, यानी गुड्डू जो है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर से लेकर सखर 3 डिस्ट्रिक्ट्स बीच में आते हैं। अगर हम कश्मीर से हिसाब लगाएंगे तो जैकबाद आएगा, उसके बाद घोटकी आएगा, उसके बाद सखर आएगा, सखर के बाद फिर खैरपुर, फिर नौशहर, फिरोज, फिर दादू तक इस सैलाब के असरात होते हैं। सही। 15 डिस्ट्रिक्ट्स जो कैलकुलेशन है सिंध हुकूमत की कि 15 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सैलाब का पानी आएगा और इन 15 अजला का जो कच्चे का इलाका है हाँ। वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। सही। जिसमें जो है कोई 16 लाख के लगभग इन्होंने एस्टिमेट किया है कि लोग कच्चे के सिर्फ मुतासर होंगे। 500 के लगभग इन्होंने कैंप्स जो हैं वो मुख्तलिफ अजला में स्कूलों में कायम किए हैं और लोगों को शिफ्ट करने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। अभी पानी आया नहीं है, लेकिन लोगों को कच्चे के इलाकों से निकालने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है कल से। और यहाँ से PDMA के थ्रू जो इमदादी सामान होता है उसकी रवानगी भी शुरू कर दी गई है ताकि उन अजला में, चूँकि पानी आने से पहले ये सारा कुछ पहुँचाना है। अगर पानी आ जाएगा तो रास्ते बंद हो जाएंगे, रोड बंद हो जाएंगे, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। जब कम्युनिकेशन का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप अगर इंतज़ार करेंगे, बता रहे हैं कि 4 से 6 अप्रैल, 4 अप्रैल 5 अप्रैल को ये हिट कर सकता है गुड्डू से और 6 अप्रैल तक ये पानी जो है गुड्डू से रवाना हो सकता है। तो ये सितंबर, सितंबर 5 और 6 सितंबर को ये पानी जो है वो रवाना हो सकता है। उम्मीद तो ये है इनकी कि चूँकि 2010 की सैलाब को अगर हम कंपेयर करें तो लगभग उस जैसा ही सैलाब है। 2010 हमने पूरा कवर किया था कश्मीर से लेके, तो 2010 में गुड्डू बैराज का जो गेज है, जो यानी जो उसकी लिमिट है वो 12 लाख क्यूसेक है।
लेकिन 2010 में 13 लाख क्यूसेक का निकला हुआ था गुड्डू बैराज से, यानी वो गेजेस डूब गए थे, जो मीटर लगे हुए होते हैं वो भी पानी में डूब गए थे, उससे ऊपर पानी था बैराज में। तो यानी 13 लाख पानी का अखराज हो गया था। लेकिन आपको याद होगा कि फिर गुड्डू के साइड पे टोड़ी बंद जो है वो टूटा था, जिससे बहुत बड़ी तबाही आई थी। तो इस वक्त भी 2-3 ऐसे हिफाजती बंद हैं जो ख़तरनाक हैं, जिसमें एक केके बंद कहते हैं घोटकी में, सही, एक शेख बंद है सही, सखर में। सही। इन दोनों बंदों को इस वक्त भी खतरा है। अगर सही, इतना ज़्यादा इन दोनों बंदों के हवाले से जो है वो हफ्ते हैं, लेकिन शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इस सैलाब की तबाहकारी को रोका जा सकता है और आवाम किस तरह से इस सारी सूरत हाल में जो है वो साथ दे सकती है उन लोगों का जिनको ज़रूरत है, जो मुतासरीन है, जो वहाँ से अपने एरियाज़ को खाली कर रहे हैं। ऑल दो गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में बहुत कुछ कर रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, सैलाब की तबाहकारियों के मुतालिक हम डिस्कशन कर रहे हैं और जहाँ पर हमने आपके साथ में WHO के स्टैट्स शेयर किए, जहाँ पर हमने आपके साथ में ये सारी सूरत हाल शेयर की कि जी इससे बचाव कैसे मुमकिन है, किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, मुतासरा इलाकों को जो है वहाँ पे आबादी जो है उनको खाली कराना है, खुराक का बंदोबस्त करना है और पहले से वो इकदाम कर लेने हैं। क्योंकि हमने ओवरऑल जो सिचुएशन है वो पंजाब में भी देखी और कराची में भी जो रेन हुई थी उसके वाले से भी कहा जा रहा है कि एक और स्पेल जो है वो आने वाला है। मगर बीइंग अ नेशन, यानी कि अगर हम अपनी कौम की बात करें ओवरऑल, तो हमारी कौम हर मुश्किल में, हर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल यूनाइटेड हो जाते हैं, एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमारी कौम में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि हम लोग ना इतने ज़्यादा बहादुर हैं, इतने ज़्यादा बहादुर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम लोग हर चीज़ को ना बहुत लाइट ले लेते हैं। अब सैलाब की सिचुएशन है और बहुत सारी जगहों पर जो लोग बात समझ गए हैं ओबियसली वो तो वो जगहें खाली कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो बाकायदा सैलाब देखने जा रहे हैं। अशरफ भाई, आप इमेजिन करें कि वहाँ पर पूरे लोग, यानी कि बाइक पे ख़वातीन और लोग वहाँ पर खड़े हैं और ये देखने जा रहे हैं कि अच्छा सैलाब कहाँ से आ रहा है और दरिया कहाँ को जाएगा। और वहाँ पर जो पापड़ वाले भाई हैं, आप देखें बिजनेस माइंडेड पापड़ वाले भाई जो हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं कि यहाँ पर अब क्योंकि आवाम आना शुरू हो गई है और पीछे लोगों ने पीछे पिकनिक का समा बनाया हुआ है कि जी सैलाब आ रहा है तो सैलाब देख लेंगे। वाहिद कौम है, आप यकीन करें, ये मैं आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड जो वो खबरें बता रही हूँ जो लोग वहाँ पे देखने जाते हैं और वो बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में बड़ा इम्पैक्टफुल है। लोगों ने लिखा होता है ये वाहिद कौम है जिनको सैलाब का कोई खतरा नहीं है, सैलाब इनसे डरता है, ये सैलाब से नहीं डरते। लोग पिकनिक मनाने वहाँ पे गए हुए हैं। फॉर गॉड सेक आप लोग अपनी जानों की परवाह करें और बराए मेहरबानी बराए करम वो एरियाज़, वो जगहें खाली कर दें। कुछ नहीं पता होता पानी का रेला कब आ जाए। अभी वो खामोश है रेला, लेकिन वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, हम बहादुर हैं, लेकिन एहतियात भी लाजमी है। जी अशरफ भाई, लोग पिकनिक मना रहे हैं जी। पंजाब में जो आया है जी, तो जी। ब्रिजेस के ऊपर जाके जो रेला गुजर रहा हाँ। था, तो वो जो ब्रिजेस के ऊपर चढ़े में और रेले की जो स्पीड है वो सैलाब बढ़ती हाँ। जा रही थी। अब जैसे आजिज साहब ने बताया है कि अभी ऑलरेडी जो है 3 से 3.5 लाख क्यूसेक जो है पानी मौजूद है जो कि गुजर रहा है, हाँ। जो पीछे से आ रहा है। हाँ। लेकिन जब ये रेला आएगा और इसकी स्पीड बढ़ेगी 9 लाख क्यूसेक, यानी कि इससे 3 गुना ज़्यादा। हाँ। तो जब पानी आता है, आपने देखा है, देखें कुदरती आफत जब वो आता है तो रेला जो है वो देखेगा नहीं हाँ। कौन खड़ा हुआ है, कौन ब्रिज है, ये है वो, सब कुछ अपने साथ ले जाता है। Exactly। अब ये एक कुदरती आफत है, जी। सैलाब है, हाँ। तो सेफ साइड रहना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, हाँ। उनके लिए भी मुश्किलात हो जाती हैं। अब इतनी बड़ी रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता मतलब है। कैसे करेंगे भाई? हाँ। आप ये सोचे ना कि रेला आ रहा है और सैलाब आ रहा है, उसमें बोट लेके कैसे जाएगा? अब लोग खड़े होके बोलते हैं ये बोट पे चला जाता है। हाँ। भाई आप उसकी स्पीड देखो। हाँ। रेला आ रहा है, जो पानी रास्ता खुद बन, जब वो आता है ना, और आपने देखा होगा वीडियो में, जब वो आता है वो खुद रास्ता बनाता है, सब कुछ क्लियर करके ले जाता है, बिल्डिंग हो, पुल हो, कुछ भी हो। मगर इस वक्त जो कंसर्न है, क्योंकि जैसे बदीन और इन सब में जब हम लोग गए थे, जाके देखा था तो सीरियस, क्योंकि हम तो शहर में, हाँ। हमने तो सैलाब नहीं देखा है। हाँ। लेकिन सैलाब कहाँ आता है पहले वो समझना होगा कि जो दरिया जा रहे हैं उसके आसपास, जैसे मैंने बताया कि जब वो, क्योंकि आजिज साहब जाते रहते हैं, इनका गांव भी हाँ। है वहाँ पे, हाँ। तो वो ये है कि जब पानी ख़त्म होता है ना, तो हमारे यहाँ जो वो लोग हैं गरीब गुरबा जो हैं, वो बिल्कुल ही वो दरिया के साथ जो कच्चे में जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे वो अपनी आबादी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब उनको हटा रहे हैं, इनखला कर रहे हैं, यानी कि आप जाएं सेफ साइड चले जाएं, तो उनको वो भी तकलीफ होती है ना। मगर ये जो आपने पॉइंट आउट किया ना कि अभी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ उसके की पॉइंट होंगे कि लोग, ख़ास तौर से अंदरूनी सिंध की बात करूँ तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जाके जो है मतलब वो उसको इंजॉय करने जा रहे हैं, इंजॉय नहीं,
जो पूरी टीम है उनके लिए इतना बड़ा खतरा होगा, क्योंकि देखें पूरी टीम को तो टास्क मिला हुआ है, वो खुद भी देखेगा तो वो उसकी भी जान खतरे में जाएगी अगर उस रेले में। नहीं, ये मैंने आपको पंजाब के हवाले से बताया कि वहां पर लोग इस तरह से करें तो जाहिर सी बात है यहाँ भी फिर यहाँ भी करेंगे ना। हाँ, देखिए हाँ, आपने अगर वो हुआ था जैसे हम जंग की बात करें तो वो ड्रोन आ रहे थे लोग, हाँ, मतलब वहाँ पे वो मिसाइल चल रहे थे पंजाब बॉर्डर पे, तो हाँ, वहाँ पे लोग बैठे हुए हाँ, अब जब यहाँ पे अभी जो पंजाब में हुआ है ना, जो आपने पंजाब में यही सेम, क्योंकि कौम तो पूरी एक ही है बिल्कुल। अब वो जो यहाँ पे आएंगे उनको जो ऐलानात हो रहे हैं कि सेफ साइड आप चले जाएं, लोग नहीं जा रहे हैं उसमें से, नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं हाँ, वो अभी अंदरूनी सिंध गए हुए हैं, जहाँ इकरामुल्लाह धारी जो हैं वज़ीर सनत और पैदावार है, वो भी अपने आबाई गांव में गए, वहाँ लोगों को बता रहे हैं कि भाई आपको इनखला करना होगा, हाँ, क्योंकि उनका कच्चे के इलाके की तरफ है, यानी कि वो डाउन साइड है। हाँ, अब मसला दोबारा से मैं बताऊँ, ये दरिया सिंध है जी, अब ये जो आपका कच्चे के इलाका है ना, डाउन एरिया है, यानी कि वो निचला एरिया है। पंजाब का अगर आप समझेंगे ना, जो पूरा उसका एरिया है, तो जब वो सैलाब आता है, जब वो एरिया में जाता है ना आसपास, तो डाउनफॉल नहीं है, वो खुद वापस दरिया में आ जाता है। मगर सिंध में समझना ये होगा कि जो कच्चे का इलाका है वो डाउन एरिया है ना, एक अपर एरिया है, एक लोअर एरिया। तो लोअर एरिया में जब पानी उतर जाता है ना, तो उसको वापस आने में इट विल टेक टाइम, वो खुद से नहीं जाता है। यही लास्ट टाइम जो वज़ीर आला सिंध जो कंसर्न शो कर रहे हैं कि आप यहाँ पे, क्योंकि कच्चे का इलाका बड़ी तादाद में डूबेगा, और जिसमें कहा है कि 15 से 15.5 लाख या 16 लाख अफराद इससे मुतासर हैं। फिर आप सोचें घर अभी वहाँ पे उसको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को, तो पूरी प्री प्लान करना होगा हमें। और ये जो हम समझें ना कि अभी कुछ भी नहीं है, अभी जब आएगा तो सैलाब दिखता नहीं है, बिल्कुल सैलाब नहीं देखता भाई कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है। आजिज़ भाई जरा मैं आपसे सूरत-ए-हाल जानना चाहूँगी इससे पहले की भी और कह रहे हैं ना कि देही इलाकों में, यहाँ तो हमने देखा है कि जब सुनामी आ रहा है तो कराची के लोग साहिल समंदर पे पहुंच जाते हैं, तो मैं यानी सुनामी को देखने जाते हैं लोग कि देखें कि सुनामी कैसे आ रहा है। मतलब ये अजीब कौम है कि टिकटॉक बना रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो को रात देखी है, उधर से दरिया का बहाव आ रहा है, उसके बीच में वो खड़े होकर टिकटॉक बना रहे हैं। अब आप देखें अब दरिया तो इन्होंने सही कहा कि देखें दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, वो उसके रास्ते में जो भी चीज आएगी वो तबाह हो जाएगी। और कैप्शन देखिए कैसे लिखे होते हैं कि दरिया हमसे डरता है। मतलब आप देखें कि यानी वो दरख्त है ना, कुदरती दरख्त, वो भी उड़ जाते हैं, बंगलोज उड़ जाते हैं। जैसे अब हमने देखा ना पंजाब में कि इवन केपी में भी हमने देखा कि दरिया के रास्तों पे लोगों ने सोसाइटियां बनाई थी, महल बनाए थे, वो सब के सब उड़ गए ना, कुछ नहीं बचा अभी। बिल्कुल पानी पानी है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ भी ये इस चीज़ का खदशा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बात का खदशा मौजूद है कि लोग वो दरिया के साथ सेल्फियाँ बना रहे हैं कि दरिया आ रहा है, और टिकटॉक बना रहे हैं कि किस रफ्तार से आ रहा है। भाई पुल के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर लोग खड़े हुए, वो देखिए वीडियो में वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग पिक्चर्स बना रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि जितना ज्यादा उसके अंदर जो है वो फ्लो तेज होगा उसका, उतना मजे की टिकटॉक सामने आएगी। तो ये इससे बचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये हमें समझना चाहिए कि जो कुदरती आफतें होती हैं वो कोई मजाक नहीं होती, वो कोई ऐसी बात नहीं होती कि तफरीह का मकाम वो नहीं होता, वो तबाही का मकाम होता है। उसके बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। यानी इंसानों की तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत बनती है या सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो यही बनती है ना कि अपने आप को बचाया जाए, दीगर इंसानों को कैसे बचाया जाए इस तबाही से। सैलाब तो तबाही है, लेकिन पंजाब में हम देख चुके हैं। मैं 2010 में और फिर अभी 2022 में हाल ही में सिंध के 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में 2010 में जो 22 में जो सैलाब आया, वो हालांकि दरिया का सैलाब नहीं था। सही 2022 में जो सिंध में सैलाब आया वो दरिया का सैलाब नहीं था, वो इंटरनल सैलाब था। LBOD, RBOD और पानी का अखराज ना होने की वजह से, बारिशों की पानी की वजह से वो सैलाब। लेकिन ये तो आप तस्वुर करें कि 12-13 लाख क्यूसेक पानी कोई मामूली बात नहीं होती है, मामूली बात नहीं होती है। और उसके ये तो उड़ा देता है, पुलों को उड़ा देता है पानी, ब्रिजों को उड़ा देता है पानी। ऐसी सूरत हाल होती है। तो अल्लाह रहम करे, दुआ मांगनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए, आपको एहतियात से रहना चाहिए, उस इतराफ में आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि चले आप अपनी किसी रील्स के लिए या अपने किसी सोशल मीडिया के लिए जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम होगी, आपके घर वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। चलिए जी, शो में या वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और टॉप स्टोरी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। एक और अहम खबर आपके साथ में शेयर करते हैं। इट्स अबाउट अमेरिका एंड इट्स अबाउट ट्रम्प। ट्रम्प जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, उन्होंने कहा है कि फार्मा कंपनीज जो हैं वो अब कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से जो उनकी अफादियत के बारे में क्लेम कर रही थी उसका अब सबूत दें, यानी कि उन्होंने जो है वो सबूत मांग लिया है। और वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो फार्मा कंपनीज़ हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि वो जो बेनिफिशियल थी, अफादियत थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बेहतरीन आदाद शुमार हैं और उसके बेहतरीन नताइज रहे हैं, तो अब वो उसका जो है सबूत जो है वो दें। और फिर उन्होंने जो है ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये उन्होंने वाशिंगटन से एक बयान में कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि फार्मा कंपनीज़ अपनी कोरोना अद्वियात की कामयाबी साबित करें। वैक्सीन से लाखों जानें बचाए जाने के बारे में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। अच्छा जी, तो अब उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये एक इख्तिलाफ राय है, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन भी हैं, कुछ बातें भी हैं, तो अब जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो अफादियत जो है वो प्रूव करें। जो स्टैट्स बताए गए थे कि बेहतरीन तरीके से ये सारे हुई है वैक्सीनेशन, उसके देखिए हवाले ट्रम्प का मैं बताऊं कि ट्रम्प को मैं थोड़ा सा रीड किया है तो उनकी एक पूरा सोशल मीडिया टीम है। हाँ। और जो लोगों की राय बहुत जानते हैं ना, तो वो लोगों की राय अभी देखें वैक्सीन के बाद जो बीमारियां उठी ना, कि बुखार का आपने देखा एक ट्रेंड चला था कि अचानक से लोग कह रहे हैं कि बुखार से इंतकाल हो रहा है। हाँ। ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे पाकिस्तान में के अलावा पूरी दुनिया में था। और हाँ। अचानक से ये एक ट्रेंड आया था, फिर वो ट्रेंड बन जाता है ना हमारे सोशल मीडिया पे कि भाई वो जिसने कोरोना वैक्सीन अचानक से बुखार हुआ, हार्ट अटैक हुआ जी, और वो गए। अब ये दो चीज़ों को जो प्रूव करने लगे तो उसकी वजह से जो है ये कंसर्न हुआ। तो अब ट्रम्प अमरीकी सदर हैं, उन्होंने वो जो फार्मा कंपनी जिन्होंने दावे किए थे हमारी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वो देखें ये सिर्फ 1-2 करोड़ लोगों को दवा नहीं लगी है, पूरी दुनिया में वो सप्लाई चेन हुई है। और उन्होंने कहा कि ये बीमारी आई थी कोविड के बाद फिर वैक्सीनेशन हुई और बहुत सारे मुल्कों में जो गरीब मुल्क थे, मैं अमीर मुल्कों का नहीं बोल रहा हूँ, गरीब मुल्क थे, वहाँ तो फंडेड की गई ना कि आप फ्री में लगाएं, जैसे हम लोग को लगी, हम गरीब मुल्क हैं। लेकिन जो आप कनाडा की बात करें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ दे हैव टू पे, उन्होंने पे किया है। और उसके बाद जब पे हमने तो फ्री में लगाई, हमें तो फिक्र नहीं है भाई, लग गई भाई, मगर वहाँ जो उन्होंने फिक्र है क्यों नहीं है अशरफ भाई, हमें भी फिक्र है, जिन्होंने पे किया है, वैक्सीन लगी है वो ठीक लगी है। वहाँ फर्क ये है कि जिन्होंने पे किया है ना, वो अपने एक एक पैनी का सवाल करते हैं। तो वो अब उन्होंने पूछा है कि जो खबरें आ रही हैं कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर और ये सब लगाए थे वो हार्ट अटैक हो रहा है। अब इसका बताएं कि ये उसके साइड इफेक्ट है क्या, क्योंकि कंपनी क्या होती है, अपना ये माल बेचा, अभी कंसर्न, अब अगला शिकार पे जाते हैं ना वो, यानी अब कर लिया, अब अगली बीमारी पे जाओ, उसको बेचना है। क्योंकि इस वक्त अगर देखें कोविड के बाद फार्मा कंपनी जो पूरी दुनिया बैठ गई थी, आपको याद होगा लॉकडाउन हुआ था अजय साहब, सारी कंपनीज बैठ गई थी, सब बंद हो गई थी, सिर्फ एक चल रही थी फार्मा इंडस्ट्री। और वो ऐसी चल रही थी कि वैक्सीन उस वक्त जो है मास्क लेने के लिए और N95 का मास्क लेने के लिए और ये जो पैनाडोल, मतलब ये पूरी दुनिया में हुआ था कि वो अपने आप को बचाना है, सेफ साइड, क्योंकि जान कीमती है। तो सब गए थे कि कोविड वैक्सीन, फिर वो जो टेस्ट के लिए भी ये कितना बड़े इंडस्ट्री हुई थी उस वक्त, जो पूरी दुनिया बंद थी कोविड के बाद, हर मुल्क का जो है आपका लॉकडाउन हुआ था। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री जिसमें वो टेस्टर जो आए हुए थे, जो हम कोविड के टेस्ट करते थे, वो चले। इतना कमाया सब आप सोच नहीं सकते हैं, इतना कमाया इन कंपनियों ने। उसके बाद ये जो कोविड की वैक्सीन, फिर बूस्टर लगे, हमें भी लगे, फिर वो लेना था, वो क्या सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आप बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं मिल सकता लाइसेंस। तो अब ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है कि उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, अब प्रूफ दें वो जो इतना कमाया है, और उसके बाद प्रूफ देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये उनकी जानिब से यही कहा गया है कि ये जो कंपनीज है ना, ये अब साबित करें कि ये कितनी बेनिफिशियल रही और कितनी ज़्यादा जो स्टैट्स जाहिर किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ये अद्वियात जो है वो कामयाब रही। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हैं बड़े ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कशन करने के लिए, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। बस वापस जा रहे हैं, थोड़ी सी देर में आ रहे हैं वापस हेडलाइंस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात कर लेते हैं रिश्तों के हवाले से कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिश्ते नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में जिनकी बेटियों के बेटों के बहुत रिश्ते आते हैं लेकिन वो रिश्ते नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के उनके बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं, कंसर्न होते हैं। अच्छा, किसी को तालीम का होता है कि जी तालीम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, किसी को होता है कि उम्र कम होनी चाहिए, किसी का इशू होता है जी कारोबारी हजरात हों, किसी का इशू होता है कि हम तो अपनी कम्युनिटी में करते, कम्युनिटी से बाहर नहीं करते।
तो ये क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से रिश्ते लड़कियों के इतने ज़्यादा डिले हो जाते हैं, लड़कों के रिश्ते इतने ज़्यादा डिले हो जाते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो सदफ समी हैं और आयशा नवीद यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों मैच मेकर हैं, इनको वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सदफ, ये बताएं कि आप तो खुद मैच मेकर हैं, तो आप तो ये चीज़ें फेस करती रहती होंगी कि भाई हमें, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि लड़का जो है वो तालीम याफ्ता भी हो, लड़का जो है वो रिच भी हो, लड़का जो है उसकी फैमिली भी छोटी हो, लड़का जो है वो ओबीडियंट भी हो, लड़का जो है उसके अंदर दुनिया की सारी खुसूसियात हो 100%। बेशक हमारे अंदर कोई क्वालिटी हो या ना हो, हमें लड़का जो है वो एक्यूरेट चाहिए। जी सदर। देखिए, लड़की वालों की भी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन लड़के वालों की अगर मेरी नज़र से देखा जाए, लड़के वालों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स। हाँ। वो किसी तौर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं है। तालीम भी चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली भी चाहिए, और पोश एरिया से चाहिए, और ये कि कहीं पे भी मतलब और करियर ओरिएंट लड़की चाहिए कि मतलब शादी के बाद जॉब करना चाहे तो जॉब भी कर सके, लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है कि खूबसूरत चाहिए, हसीन तरीन लड़की चाहिए। उनको 10 प्रपोजल्स दिखाने के बाद भी ये होता है कि और दिखाएं, और मजीद और दिखाएं। अच्छा, सही। तो और हाइट के ऊपर भी बहुत इश्यूज आते हैं कि देखिए हमारे बेटे की हाइट जो है वो 6 है। हाँ। तो आप 5'7" और 5'8" के दरमियान ही दिखाएं, इससे कम ना दिखाएं। हाँ। क्वालिफिकेशन के ऊपर मसला आता है। हाँ। कि आप जो है डिग्री होल्डर ही दिखाएं। हाँ। जाहिर है हमारा बेटा जो है इंजीनियर है। हाँ, तो आप डिग्री होल्डर ही दिखाएं। डिग्री होल्डर। तो मतलब कहीं पे कॉम्प्रोमाइज फैमिलीज करती ही नहीं है। तो जब फैमिलीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी तो क्या होगा? एक एक प्रपोजल जो है वो एक एक साल 2-2 साल चलता रहेगा। मजीद और प्रोफाइल दिखाएं, और प्रोफाइल दिखाएं। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से प्रपोजल्स में जो है वो डिले होता है। काउंसलिंग करते हैं हम, बहुत सी फैमिलीज अच्छी होती हैं, सुनती हैं, हमारी बात को मानती हैं। हम कहते हैं एटलीस्ट विजिट तो करें आप। जब तक आप विजिट नहीं करेंगे, लड़की को फेस टू फेस जाके नहीं देखेंगे, आप कैसे पिक्चर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि पिक्चर नहीं, हमें पिक्चर समझ नहीं आई। आप ऐसी पिक्चर भेजें जो हमें पसंद आए, ऐसी प्रोफाइल भेजें जो हमें समझ आए। मैं कहती हूँ अगर 10 पॉइंट्स आपसे मैच होते हुए हैं, हाँ। अगर कहीं 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैच नहीं हो रहे, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप जाएँ, जाके विजिट करें, देखें, फैमिली से एटलीस्ट मिलें तो सही। जब तक मिलेंगे नहीं, लड़की को फेस टू फेस नहीं देखेंगे, कैसे आपका प्रपोजल होगा? अच्छा, रिश्ता करना ना आजकल लोगों ने इतना मुश्किल बना लिया है, इस काम को रॉकेट साइंस बना लिया है कि जी रिश्ता करना है। भाई अगर आपने रिश्ता करना है, और बात सारी होती है कि अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ कोई भी चीज़ ढूंढते हैं तो आपको मिल जाती है। आप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपका जो पार्टनर होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि ये तो कुदरत का निज़ाम भी है ना कि अगर जिस तरह के आप हैं वैसे ही आपको आपका पार्टनर भी मिलेगा। तो लोग ये भूल जाते हैं, लोग ये सोच रहे होते हैं कि जी खूब से खूब तर, तो उस खूब तर की तलाश में एक तो एज भी निकल जाती है। Exactly. और फिर दूसरी बात ये है कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो ऐसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं आप कि फिर आपको लगता है कि ओ ये जो है अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो इधर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। और फिर इसमें एक हर्डल ये भी आती है कि इन केस कोई ऐसा शख्स है जिसकी मतलब पहले से शादी हुई भी है और उसकी वाइफ नहीं है, या किसी वजह से उसने अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिया है, या हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक नहीं है, अब किसी की डेथ हो गई है, तो उसके बाद उस शख्स से अगर शादी करनी हो तो लोग कहते हैं जी हम इससे शादी नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि रिश्ते माइनस हो रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो लड़का अच्छा है लेकिन अगर उसकी बीवी उसे छोड़ के चले गई है तो उसका क्या कसूर है, या लड़की बड़ी अच्छी है या उसका शौहर उसको छोड़ के चला गया है, या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस लड़की का क्या कसूर है। वो दोनों जो है ना अब बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि वो कंसिडर लिस्ट में ही नहीं होते लोगों के। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो डिवोर्स जो फीमेल हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि उनके पेरेंट्स की, कि जो चीज़ें वो फेस कर चुकी होती है वो अगेन ना करें, जबकि आप सीखें उन्हीं चीज़ों से जो आप मिस्टेक्स कर चुके होते हैं जिसकी वजह से ये डिवोर्स का रीज़न बनता है। आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि जो भी क्लाइंट्स हमारे पास सेकंड मैरिज के लिए आते हैं उनकी मज़ीद रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो उनको नहीं मिल सका, जो चीज़ें नहीं हुई वो अब उनको चाहिए, जबकि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो मिस्टेक्स हो गई हैं आप उनको इग्नोर करें, आप आगे बढ़ें। जो हमारे यहाँ फीमेल आती हैं, अगर उनके बच्चे हैं मौजूद हैं तो उनकी पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे वाले ना हों। ऐसा नहीं हो सकता। जब आपकी एक आध बच्ची है तो आप भी जो मेल हजरात हैं उनकी एक आध बच्चे, 2 बच्चों को एक्सेप्ट करें। अगर फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, लड़का जो है हाईली क्वालिफाइड है, अच्छा आपको सब चीज़ें पैकेज कंप्लीट है। आप क्योंकि मैच मेकर हैं, आपको ज़्यादा आइडिया होगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये आसान होता है लोगों के लिए
कि किसी एक शख्स का एक बच्चा है और किसी खातून का भी एक बच्चा है, तो वो आपस में जब रिश्ता बना रहे होते हैं या शादी करने जा रहे होते हैं तो दोनों के लिए एक दूसरे के बच्चों को एक्सेप्ट करना इजी होता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर इस बात से डरती हैं कि भाई कोई हमारे बच्चे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, और मेल्स जो हैं वो भी समहाउ इसी बात से डर रहे होते हैं कि ये किस तरह से मैनेज होगा। ये इस तरह के रिश्ते बाकी आगे लॉन्ग टर्म होते हैं, मैनेज हो जाते हैं? देखिए हो जाते हैं करने वाली। अब देखें जिसके साथ गलत हुआ होता है वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई ये चीज़ों को मैंने भी मिस्टेक करी, हाँ, तो अब जो है नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें ना हो। अगर वो फैमिली भी सपोर्ट, सबसे मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बच्चों को वो अपने चीज़ें कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें ना हो, आप करें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, और दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं कि सिर्फ लड़की ही उसके बच्चों को, उसके बच्चों को भी एक्सेप्ट करना होगा। तो ये कि फिर बात बन जाती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनती। हमने करवाए हैं इस तरह के प्रपोजल्स, अच्छा, और कामयाब भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सेप्ट करती हैं फैमिलीज़ और बहुत अच्छे तरीके से कि फैमिली को जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो एब्रॉड प्रपोजल्स हैं हमारे, जो यहाँ के हमारी अगर एक आध बच्चा एब्रॉड प्रपोजल है, एज का थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आता है कि हाँ भाई अगर मेल की एज है, हाँ, लड़की का में, तो वो करती हैं, लेकिन स्ट्रांग होनी चाहिए फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, ये होता है कि अगर चलो हम एज में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो लड़के का, कि वो लड़की को हर सहूलत दे सके, खुश रखे। सही, ये होती है बस। इस तरह का मैंने प्रपोजल करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, आज बन 7-8 साल पहले। सही, और बहुत हैप्पीली फैमिली माशाल्लाह है, और उनके भी मेल के भी बच्चे थे, यंग बच्चे थे, हाँ, और जो फीमेल थी उनके भी बच्चे थे। दोनों फैमिलीज ऐसे मिल गई हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की दुआएं दे रही हैं। अच्छा, बहुत अच्छा मैच बनाया आपने, बहुत अच्छा तो बन जाता है, लेकिन इसकी शरह बहुत कम है। हाँ, क्योंकि बहुत कम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लड़के अगर मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, या विडो हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो ऐसी लड़कियों को नहीं प्रेफर करते कि जो बच्चे वाली हों। वो कहते हैं सिंगल दिखाएं आप हमें। अच्छा, तो फिर उनको थोड़ा उनको नीचे लाने के लिए उनको थोड़ा सा मतलब गाइड करना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। बहुत से जो हैं वो ओके कर देते हैं। अभी भी मेरे बहुत से प्रपोजल्स इस तरह के चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रेफर टू रेफर आ रहे होते हैं। उसका रीजन ये कि बहुत सी रिक्वायरमेंट्स ये होती है फैमिलीज की कि अगर डिवोर्स है ना, वो कहते हैं नहीं अनमैरिड दिखाइए या निकाह ब्रेक दिखा दीजिए। अच्छा, मतलब डिवोर्स ना हो। क्यों भाई, जब आपकी भी डिवोर्स हुई है तो उन बच्चियों को कौन एक्सेप्ट करेगा जो डिवोर्स ही हैं? सही, या अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप एक बच्ची वाली जो खातून है उनको एक्सेप्ट करें। हाँ, फिर कहाँ जाएंगी वो बच्चियाँ? मतलब लड़कियों को तो कोई भी अनमैरिड मेल जो है वो मतलब नहीं प्रेफर करता। वो कहते हैं कि नहीं अनमैरिड ही हो, अनमैरिड, चाहे ओवर एज हो गए हों, लेकिन लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं कि जी ठीक है अगर हमारी शादी नहीं हो रही तो हम किसी शादीशुदा से जो है वो शादी कर लेते हैं, कि लड़के जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। तो इसकी क्या आपको रीजन लगती है? हालांकि फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा ये भी किस तरह के केसेस आते हैं कि वो रेगरेट कर रहे होते हैं, फिर आप देखें दूसरी शादी भी खराब होती है, फिर वो तीसरी शादी पे जाते हैं, और तीसरी शादी अगर आप स्टैट्स निकालें ना या आदाशुमार, तो तीसरी शादी दोनों की जो है वो इस तरह से हो रही थी कि दोनों के 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं और वो फिर आपस में तीसरी शादी कर रहे होते हैं। जो मेल डिवोर्स होते हैं या विडो होते हैं या निकाह ब्रेक होते हैं, घर का माहौल बहुत मैटर करता है। घर के माहौल में क्या बातें चल रही हैं, बहनें क्या कह रही हैं, वालदा क्या कह रही हैं। बहनें कह रही हैं कि भाई इस तरह की पहले भाभी आ चुकी थी, अब नहीं, अब बहुत छानबीन करके देखेंगे, छानबीन करके लेकर आएंगे। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो खुद मुझसे डायरेक्ट बात कर रही होती हैं कि पहले प्रपोजल आप मुझे दिखाएं। अच्छा, मैं जिसको ओके करूंगी, जिस प्रोफाइल को, फिर मैं आगे अपनी मदर को दिखाऊंगी। लेकिन हमारा काम इस तरह का नहीं। हम कहते हैं पहले मदर से बात करवाएं आप। आपकी मदर से बात करेंगे, सारे पॉइंट समझेंगे, उनको हम बताएंगे, जो जहाँ तक ब्रीफिंग कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे उसके बाद। लेकिन बहुत सी अभी भी ऐसी हैं जो इलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो वो फिर कहती हैं कि नहीं पहले आप हमें दिखाएं। सही। अच्छा, मैं आप दोनों से ये पूछूंगी कि जो ओवर एज लड़कियां होती हैं, या ये कि जो अपने 40s क्रॉस कर चुकी हैं, 45 में हैं या 50s में आ चुकी हैं और स्टिल दे आर अनमैरिड, ठीक है, उनकी शादियों के लिए आसानी होती है या उनकी शादियां यूजुअली मैंने देखा है कि फिर उनकी जानिब से, लड़कियों की जानिब से भी ये कहा जा रहा होता है कि अब हमने शादी नहीं करनी, और बाकी फैमिलीज में भी उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। ये क्या रीज़न है? मैं अनमैरिड लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ जिनकी उम्र निकल चुकी है, जिनकी ऑलमोस्ट शादियां नहीं हुई हैं और वो अभी स्टिल दे आर फाइंडिंग सम रिश्ता कि भाई
कि क्या अभी हमें कोई रिश्ता मिल मेरे जाए? पास 15 से 20 इस तरह की प्रोफाइल्स अभी भी मौजूद हैं। अभी भी मौजूद है? हाँ, जो 40 क्रॉस कर चुकी हैं, 45 क्रॉस कर चुकी हैं और उनकी शादियां नहीं हुई हैं। लेकिन वो उनकी काउंसलिंग के बाद अब ये मतलब सामने आया है कि वो लोग डिवोर्स को भी कंसीडर करने के लिए ओके हैं। अच्छा। कि ठीक है, आप डिवोर्स भी दिखाएं, बच्चे वाली भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, बस लड़का कमाने वाला हो और अच्छा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो। सही। तो यह है कि काउंसलिंग करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं, मुझे तो अच्छे क्योंकि रिजल्ट मिलते हैं। काउंसलिंग करने से अच्छे रिजल्ट आते हैं। बट आयशा और सदफ, अगर हम क्योंकि बात करें तो फैक्ट्स के ऊपर हमें बात करनी चाहिए ना, कि अगर किसी लड़की की एज वो ओवर एज हो चुकी है, ठीक है, और वो सिंगल है, स्टिल शी इज सिंगल, तो उसके बाद कोई भी लड़का अगर उनको शादी करने के लिए प्रेफर करता है तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है ना, कि उनकी किसी वाइफ ने उनको छोड़ दिया है, या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, या उनको वाकई कोई पार्टनर चाहिए, या उनको आगे फैमिली अपनी चलानी है, फैमिली बनानी है। तो जिन लोगों को फैमिली बनानी होती है वो तो फिर इस ऑप्शन पे नहीं जाते, वो तो ये ऑप्शन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि वो जो एक फैमिली लाइफ साइकिल होती है वो तो फिर ख़त्म हो जाती है ना, या वो एंडिंग की तरफ होती है। तो उसमें फिर किस तरीके से रिश्ता होता है और क्या डिमांड होती है, ये सारी बातें जानते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि आफ्टर 40, 45 और 50 जब लड़कियां लड़के शादियां नहीं करते तो उसके बाद फिर बाकी जो रिश्ते आ रहे होते हैं उनकी तरजीहात क्या होती हैं, और वो फिर किन तरजीहात के बायस जो है वो रिश्ते तय हो रहे होते हैं। अब या तो ये होता है ना कि कोई किसी को वाकई बहुत अच्छा लग गया, कोई किसी से बाकी बहुत इम्प्रेस है, या लड़की या लड़का बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है, तो लोग ये सोचते हैं ठीक है, फिर एज मैटर नहीं करती ना, फिर तो आपकी पसंद मैटर करती है, फिर तो किसी का जो है वो पर्सनैलिटी मैटर करती है। बट समहाउ जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं वो उतनी एजुकेटेड भी नहीं है, अपडेटेड भी नहीं है। अपडेटेड होने का मतलब मॉडर्न होना नहीं है, अपडेटेड होने का मतलब ये है कि आपको पता हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, आपके पास नॉलेज हो, आपके पास ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका हो, आप अपडेटेड हो, आपको एटलीस्ट पता हो कि दुनिया में जो है वो लिंक्डइन एग्जिस्ट करता है, आपको एटलीस्ट पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर फैशन में क्या चल रहा है, और आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब इस तरह की जो ख़वातीन हैं जो बहुत सादी हैं, जिनकी एज निकल चुकी है, उन लोगों के लिए फिर किस तरह के रिश्ते आते हैं, और वो लोग ज़्यादातर उनके साथ क्या हो रहा होता है? वो फिर इस तरह होता है कि अगर एज क्रॉस कर चुकी है, फिर लड़के या लड़की की फैमिलियाँ ये देख रही होती हैं कि लड़की जॉब करने वाली है, अगर जॉब करने वाली है तो इसकी अर्निंग क्या होगी, जॉब कहाँ कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी में कर रही है तो इसकी इनकम बहुत अच्छी होगी। तो ज़्यादातर लोग फिर ये फैमिली बैकग्राउंड भी देख रहे होते हैं, फिर ये जॉब करने वाली देख रहे होते हैं, उसी को प्रीफर कर रहे होते हैं कि आप हमें जॉब करने वाली दिखाएं। तो या फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि बहुत सी प्रोफाइल्स ऐसी आ रही होती हैं खूबसूरती को लेके कि अगर एज भी है तो मैटर नहीं करता, कि अगर लोअर एरिया में भी कोई फैमिली रहती है, लड़की लोअर एरिया से भी है तो हम कर लेंगे, बस लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। या फिर यह है कि जॉब बहुत अच्छी है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, या अब्रॉड में है लड़की, तो वो लड़के को बुला सकती है। और लड़का कम एज का भी है और लड़की अगर 40 क्रॉस भी कर गई है और लड़का 30 का है तो वो ओके कर देगा, उसकी फैमिली ओके कर देगी कि ठीक है आप बुलाएं, हमारी मीटिंग ऐसे भी रिश्ते हो रहे हैं? हाँ, ऐसे भी हो रहे हैं, स्पॉन्सर कर रही है लड़की, अच्छा। वहाँ से लड़कों को बुला रही है। अब जैसे मेरी क्लाइंट थी, डिवोर्स थी, और उनको अनमैरिड मैंने करवाई उनकी, और बहुत अच्छा NAD का पढ़ा हुआ इंजीनियर बच्चा, और उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको बाहर जाना था। उनको ये ज़्यादा आसानी लग रही थी कि हम इस तरीके से कर दें डिवोर्स बच्ची से, हाँ। और बच्चा हमारा चला जाए बाहर जाने के लिए। NAD के इंजीनियर ने ये कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल किया। बिल्कुल। अच्छा। और वो उनका माशाल्लाह हुआ प्रोसेस और निकाह हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो वहाँ बैठे हुए, क्योंकि उस बच्ची ने उसको स्पॉन्सर किया, उसको बुलाया वहाँ पर, उसकी अब माशाल्लाह वो हैप्पी। हाँ, तो इन दोनों ही सूरतों में, ये दोनों ही केसेस अगर हम देख लें ना, कि एक लड़का इंजीनियर था और दूसरी लड़की जो थी वो डिवोर्स थी ना, तो इन दोनों ही केसेस में अगर देखा जाए ना तो दोनों डेवलप्ड थे। तो जहाँ पर बात ये होती है ना कि रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं मिल रहे, और लड़कियाँ कंप्लेन करती हैं, लड़के कंप्लेन करते हैं हमारे रिश्ते नहीं है, हमें प्रॉब्लम है, पहले आप कॉज पता करें कि कॉज क्या है। कॉज ये होती है कि आप जब खुद अपने आप को डेवलप नहीं करते, खुद पढ़ते नहीं हैं, आगे नहीं जाते, आपके अंदर कोई स्किल नहीं होती, आप घर में बैठ के सिर्फ टाइम पास कर रहे होते, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर आप अपने फ्यूचर मेकिंग के लिए नहीं सोचते, अगर आप अपनी करियर की डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचते, तो डेफिनेटली लोग आपको प्रेफर नहीं करते। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आप कितनी खूबसूरत हैं,
सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि लड़के की हाइट कितनी है और लड़का कितना कमाता है या लड़का कितना जो है ना वो काइंड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि आप किस तरह से आगे मूव ऑन करेंगे। आपके पास स्किल है तो कोई स्किल वाला आपको डेफिनेटली पसंद करेगा, आपके पास कोई क्रिएटिविटी है तो कोई दूसरा शख्स ऐसा जिसने वही क्रिएटिविटी हासिल की हुई होगी वो आपको अट्रैक्ट ज़रूर करेगा। बट समहाउ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो बहनें या बेटियाँ बैठी रह गई हैं या बैठी रह जाती हैं या अभी भी स्टिल दे आर वेटिंग कि हमें कोई बहुत ज़बरदस्त रिश्ता मिलेगा। अल्लाह करे, अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे करे और आपको अच्छा रिश्ता मिले, लेकिन अपने ऊपर काम करें। अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग अदर्स, आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को डेवलप करें, क्योंकि अगर आप डेवलप होंगे तो यकीन करें आप जितने साल की भी हों आपको आराम से रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डेवलप नहीं है तो इफ़ यू आर 16 ईयर्स ओल्ड देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि आपकी ये क्वालिटी नहीं है कम उम्र होना। आपकी क्वालिटी आपकी स्किल्स है, तालीम है, आपका बैकग्राउंड है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपका एटिकेट्स है। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को आसानी उन्हीं लड़कियों के रिश्तों में होती होगी ना जो स्किल्ड हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, या उन्हीं लड़कों के रिश्तों में ज़्यादा आसानी होती है जिनका फ्यूचर मेंटेन है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग बिल्कुल घर में बैठे हुए जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो ख़वातीन जो बिल्कुल सादा हैं या वो इनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि क्यों नहीं आते उनके रिश्ते, तो ये आप लोगों को किस चीज़ में मुश्किल होती है और क्या आप काउंसलिंग करते हैं ऐसे लोगों की? बिल्कुल काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं। बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो ओके भी कर देती हैं कि अच्छा चलें ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन बहुत सी फैमिलीज कहती हैं नहीं, जो हमने बोला है आप वैसे ही दिखाएं, हमें ज़्यादा प्रोफाइल्स नहीं भेजें, आप सिलेक्टेड भेजें, जो हमने बताया उसके ऊपर काम करें। साफ उनका ये जवाब होता है। फिर बहुत सी प्रोफाइल्स को हम मना कर देते हैं कि सॉरी आप जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें तो हमारे पास इस तरह के नहीं है आपके लिए ना मैच। और वो फिर दूसरी मैच मेकरों के पास होते हैं, वो घूमती रहती हैं प्रोफाइल्स, 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं, चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट नीचे लेके आते ही नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं नीचे लेके आते। सही, क्योंकि दूसरा ये कि अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आ रही है और अपने आप को मेंटेन नहीं रखा, जिस तरह से अभी आपने कहा कि अपने आप को ग्रूम नहीं करते, घर में बैठी रहती हैं बच्चियां और चाहती हैं कि अच्छे से अच्छे रिश्ते आए, लेकिन मैं कहती हूँ घर में बैठी नहीं आप। हम फिर ऐसे क्लाइंट से मतलब पेरेंट्स से तो हमारा कांटेक्ट होता है, लेकिन फिर हम उस बच्ची से भी बात करते हैं ताकि हम उसकी काउंसलिंग कर सकें कि आप उठें, निकलें, अपने आप को मेंटेन करें, अपने जो बॉडी है आपको उसको, क्योंकि देखें हर चीज़ फैमिली देख रही होती है। आप सिंपल सी बच्ची तो चाह रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसके घर जाते हैं तो आप चाहते हैं कि कंप्लीट पैकेज मिले, कि बच्ची स्मार्ट भी हो, गुड लुकिंग हो, अच्छा पहनना उठना बैठना तरीके के साथ सब चीज़ें हों। तो वो चीज़ जो है ना फिर हम काउंसलिंग करते हैं, क्लाइंट से खुद डायरेक्टली बात करते हैं। बच्चियाँ समझती भी हैं कि भाई आप अपने आप को जिम ज्वाइन रखो, आप अपने आप को जाएँ, थोड़ा निकलें बाहर और अच्छे से बातचीत करें, फैमिली आए तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। तो ये हमारा है काम, तो हम उनको ज़रूर उनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करना ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैच मेकर एक तरह से ना, आप जिस तरह से कहते हैं ना कि लॉयर डॉक्टर, उसी तरीके से मैच मेकर से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। एटलीस्ट मैच मेकर को आपको बताना चाहिए कि ये मेरे लैक्स हैं, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा इशू है। तो जब आप अपने आप को करते और फिर आप किसी के इंतज़ार में रहते हैं तो डेफिनेटली फिर वो इंतज़ार कभी तो भाई वो बात है ना कि तो नसीब की बातें ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन जनरल होता यही है कि लोग स्किल्ड जो है वो लड़कियां देख रहे होते हैं, स्किल्ड लड़के देख रहे होते हैं। मिसेज़ अली ने भी हमें ज्वाइन किया है, मिसेज़ अली को वेलकम करते हैं शो में। वेलकम टू द शो मिसेज़ अली, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपने सुना ही होगा कि कन्वर्सेशन चल रही है कि जो लड़कियाँ हैं वो जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो पढ़े लिखे लड़के, उनके रिश्ते मिलना भी आसान हो जाते हैं, उनकी मैच मेकिंग भी आसान हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो लड़कियां घर में बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजार रही होती है, सादा ज़िंदगी गुजारने से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि वो मॉडर्न हो जाएं, मतलब जिनके अंदर स्किल नहीं होती, तालीम याफ्ता नहीं होती, या उनके अंदर सेंस नहीं होती, ग्रूमिंग नहीं होती, और वो ये कहती हैं कि हमें कोई प्रिंस स्टार मिल जाए, तो वो कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए मैच मेकिंग करना। वो हमारे लिए तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हर बंदा सिर्फ ये देखता है कि मुझे जो लड़का मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिले, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल को जज नहीं करते। तो जब वो अपनी प्रोफाइल को नहीं देख रहे होते तो हमें मैच मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम उनको ये गाइडलाइन देते हैं कि जब सोशल मीडिया से ये देख रहे होते हैं कि लड़के बहुत प्यारे हैं और अपनी एक आइडियल जब वो इमेजिनेशन बना ली है कि भाई मेरा हस्बैंड हो तो ऐसा हो, तो उसी सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए खुद को आपने ग्रूम भी करना है।
हाँ। सोशल मीडिया पे जहाँ लोग अच्छी और बुरी हर तरह की बातें सीख रहे हैं, वहाँ पे लोग आपको सिखा भी रहे हैं, लोग टीच भी कर रहे हैं, लोग लर्न भी कर रहे हैं कि आप अपने आप को खुद किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, या आप खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जो सिर्फ एक नॉर्मल हेयर कट अच्छा लेने के बाद भी बहुत लुक उनका चेंज हो जाता है। हाँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप ज़रूरी है मेकअप करें तो बहुत ज़्यादा मेकअप करें। हाँ। तो वो आपकी कुछ ग्रूमिंग टिप्स होती हैं जिनको आप अपनी डेली बेसिस की रूटीन में भी ऐड करेंगे तो उस पर आपकी प्रोफाइल पर असर पड़ेगा। वहाँ पे आप जो प्रोफाइल सोच रहे हैं, जो एक्सपेक्ट करें, वैसा आपको मैच मिल सकता है, लेकिन उसमें आपकी प्रोफाइल भी जो होगी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि रिएक्शन जब आता है प्रोफाइल को देख के आता है। तो इफ़ यू आर डिजर्विंग कि भाई मुझे बहुत अच्छा मैच मिल सकता है, तो उसमें आपकी प्रोफाइल भी 110 अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हम यही बात कर रहे हैं मिसेस अली के रिश्ते जो है मैच मेकिंग करना कितना मुश्किल है। नॉर्मली जो है वो जो डिवोर्स लोग होते हैं उनके हवाले से इतने लोगों को रिजर्वेशन होते हैं, लड़कियां कहती जी हम तो किसी डिवोर्स से रिश्ता नहीं करेंगे, या फिर लड़के भी इसी तरह की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन कर लेना कि वो लोग जो कि स्किल्ड हैं, जिनका करियर अच्छा है, मेंटेन है, तो उनके रिश्ते जो है वो आसानी से हो जाते हैं। तो आपको क्या हर्डल आती है इस तरह के रिश्तों में, और कौन से रिश्ते आपको लगता है कि ये वाले रिश्ते जो होते हैं ना ये आसानी से हो जाएंगे, ये मैच मेकिंग मेरे लिए बहुत ईजी है और ये डिफ़िकल्ट टास्क है? आजकल तो देखिए हाइट का सब बहुत इशू चल रहा है, क्योंकि लड़कियां हमारी 5'2" और 5'3" से आगे ही नहीं बढ़ती हैं, और फिर लड़के हमारे 6'1", 6'2" पे आते हैं। हाँ। हमें हाइट को लेके बहुत मैच मेकिंग चैलेंजिंग होती जा रही है नाउअडेज, क्योंकि लड़कों का ये है कि वो लड़की को ग्रूम भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल आपको पता है आ रही हैं, ज़्यादा फेस नोज जॉब करा लें, वो बोटॉक्स करा लें, हर चीज़ आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं एक्सेप्ट हाइट। हाइट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के हाथ में भी नहीं है और वो किसी टाइम पे जाके मैनेजेबल भी नहीं है, एक्सेप्ट हाई हील्स। और हमने बात की थी कि हाई हील्स पहनना भी लड़कियों के लिए कितना ज़्यादा नुकसान और वो कब तक कितनी देर तक हाई हील्स पहनती रहेंगी। तो हमें मैच मेकिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है हाइट का। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन जब आप मैच मेकर के पास अपने रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, आप हमेशा हाइट के लिए कंसर्न होते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई बात तो नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम अगला शो हाइट के ऊपर करें। हाइट बहुत चैलेंजिंग है। लड़के क्या बाकी इतना पसंद नहीं करते छोटी हाइट को? नो। अरेंज मैरिजेस हो जाए, देखें थ्रू फैमिलीज के, किसी ने बात कर ली है, कभी जबान दे दी है ताया ने भाई को, तो वो तो करनी है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट दोज पीपल, दोज कैंडिडेट्स जो मैच मेकर से लिंक हैं और मैच मेकर से एक आइडियल प्रोफाइल चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी हाइट हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है। अच्छा, मुझे ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि लड़के जो हैं वो छोटी हाइट वाली लड़कियों को इतना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। हमारे साथ सदफ भी, आयशा भी हैं, आप लोग जरा ऐड ऑन करें। अभी तकरीबन 10 दिन पहले मेरा एक प्रपोजल मिडल ईस्ट का हुआ है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे की हाइट 4'9" थी। अच्छा। और मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि जब उनकी मदर मेरे पास आई तो कहने लगी देखें मेरी बच्ची की हाइट कम है। हाँ। और मैं रजिस्टर करवाना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी बच्ची के प्रपोजल्स नहीं आते। 4'9" होगी। 4'9". जी। तो मैंने पहले सोचा कि मैं क्या करूँ, इसका लूँ प्रोफाइल लूँ या नहीं लूँ। फिर मैंने ली उसकी प्रोफाइल, मैंने कहा ठीक है मैं काम करती हूँ, लेकिन बस ये कि आप इसकी प्रोफाइल बच्ची की अब किसी और को नहीं दीजिएगा, मैं काम करूँगी। कहेंगी चलें ठीक है। मैंने मैच भेजने शुरू करे, मैंने कहा बिल्कुल फिल्टर के बगैर पिक्चर दीजिएगा, ताकि ये कि मुझे शर्मिंदगी ना हो आगे। कहेंगी चलें ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में शायद 5-6 मीटिंग्स रखवाई, और फिर छठी मीटिंग के ऊपर मिडल ईस्ट का प्रपोजल था मेरा, शारजा का। तो ऐसे कैंडिडेट एक आए कि उन्होंने, उनकी फैमिली ने ओके भी किया उस बच्ची को, क्योंकि मैंने उनकी मदर की बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग कर दी थी कि देखिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर लड़के की एज थोड़ी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से मुराद ये कि 6 साल 7 साल बड़ा है लड़का, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। सही। लड़की की जॉब अच्छी है। चैलेंजिंग बता रही है कि ये बड़ा चैलेंजिंग था, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। वो प्रपोजल डन भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका अभी 15 दिन पहले रस्म भी हो। चलिए जी, बहुत कांग्रेट्स जिनकी रस्म हो रही है। अच्छा, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है? बहुत चैलेंजिंग होता है। जब आप मैच मेकिंग करने लगते हैं ना, तो मैच मेकिंग सिर्फ हाइट के ऊपर तो नहीं है। और हमें बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ती वाली लड़की नहीं, इस पे काउंसलिंग प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अगर आप इमेजिन करें एक 6'2" का लड़का एक 5'2" की लड़की के साथ खड़ा हुआ है, जो उसके शोल्डर से भी नीचे जा रही है, लाइक उसके एंकल उस पे आ रही है, एल्बो पे आ रही है,
तो वो आपको एक बहुत मिसमैच लग रहा होता है। और जब लोग पैसे दे के काम कराते हैं तो वो हमें इतना प्रेशर कर रहे होते हैं। बीइंग अ मैच मेकर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हमने अगर किसी से पैसा लिया हुआ है तो वॉट एवर दे आर लुकिंग फॉर वी हैव टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। सही। तो उसमें जाहिर सी बात है उनकी इंस्ट्रक्शन जो भी होती है उनको फॉलो भी करना पड़ता है और उनके लिए वैसा ही मैच ढूंढना पड़ता है जैसा वो हमसे डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मिसेज अली हम जो है उनकी प्रोफाइल पे काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा अगर ही। लड़की की हाइट 4'9" है तो हम लड़का वही देखेंगे जो 5'2", 5'3" का हो, ताकि मैच बने ना। यही काम है बिल्कुल। मैच ये मेकर का हमारी काम मैच है मेकिंग कि हम मैच इसीलिए अच्छा आगे बनाएं। जा रही है कि हम सही। मैच अच्छे बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे। मैच अच्छे बनाना मैच मेकर का काम होता है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी जितनी हाइट है, आपकी हाइट के लिहाज से लड़का ढूंढा जाएगा, जो आपकी स्किल है उसके लिहाज से जो है वो डेफिनेटली आपके रिश्ता जो है वो ढूंढा जाएगा। लेकिन कंक्लूजन यही है कि भाई आप लोगों ने खुद भी अपने ऊपर काम करना है। सारी चीज़ें आपने ना मैच मेकर्स के ऊपर नहीं छोड़ देनी है, अपने ऊपर काम करके फिर अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मैच मेकर से तो ज़रूर करिए। डेफिनेटली उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स और रिश्ते मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया मिसेज अली, बहुत शुक्रिया सदफ, आप लोग हमारे शो पर आए और आज बड़ी ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन रही। तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सोशल साइट पर। अच्छा जी, मिसेज अली जो है वो मैं हमें कंटिन्यू करेंगी हमारे अगले सेगमेंट में। इसके अलावा यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आज आपके साथ में शेयर करते हैं कि जी जो कोकोनट वाटर है उसके कितने फ़ायदे हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब हम सेहत के इशू पर, स्किन के इशू पर, और किस तरीके से आपकी स्किन जो है वो ग्लो कर सकती है, किस तरीके से आप अपनी स्किन को रीजुविनेट कर सकते हैं। इसके लिए कोकोनट वाटर यानी जो नारियल का पानी है उसके क्या कितने फ़ायदे हैं और वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में अहम किरदार अदा करता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हुमैरा मौजूद है, डॉक्टर ज़बाला मौजूद हैं और हमारे साथ मिसेज़ अली मौजूद हैं। और इन तीनों से आज पूछेंगे इन तीनों की खूबसूरती का और फिटनेस का राज भी। हुमैरा से स्टार्ट करते हैं। हुमैरा, राज कोई बताता नहीं, राज कोई नहीं बताता, लेकिन हमारे शो में बताना पड़ेगा जी। हुमैरा ज़रा बताइए कि नारियल का जो पानी है उसके कितने फ़ायदे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि नारियल छिलके से लेके अंदर तक पानी, अखरोट, उसका जो वो क्या कहते हैं गिरी होती है वो, और नारियल का एक फूल भी होता है अंदर। लोगों को ज़्यादातर ये नहीं पता है कि नारियल के अंदर एक फूल भी होता है, वो भी फायदेमंद होता है। कि यानी शेल से लेके, बाल से लेके, नारियल के पानी से लेके, गिरी से लेके, हर चीज़ फायदेमंद है नारियल की। ओके, ये एक फूड सप्लीमेंट है आपके लिए। नारियल, फुल नारियल जिसे मैं कह रही हूँ, ये फूड सप्लीमेंट है। सही। अच्छा, जब ये ग्रीन होता है, अगर हम पानी की बात करें तो ग्रीन वाला जो नारियल होता है उसमें ज़्यादा पानी भी होता है और वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। सही। अक्सर हमारे पास हड्डी की चोट लग जाती है, हड्डी का जो भी ब्रेक अप हो जाता है, जो ब्रेक हो जाती है हड्डी, वो तो डॉक्टर के पास आप जाए, प्लास्टर चढ़ाएं या ऑपरेट हुआ जो भी है, जल्दी ही हील अप करने के लिए आप ग्रीन नारियल का पानी पिएं, वो जल्दी हील अप होगी आपकी हड्डी। अच्छा। ये क्योंकि वो कैल्शियम उसके अंदर, विटामिन डी उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सही। हम पानी की तरफ आ जाते हैं तो स्किन के लिए पानी की मैं एक छोटी सी रेमेडी बता दूं आपको। मसूर की दाल होती है, अगर आपने 2 चम्मच मसूर की दाल ली है तो 1 कप नारियल के पानी में वो भिगो के रख दीजिए। सही। जब वो सोख कर ले अच्छी तरह दाल, तो वो आपने उसको पेस्ट बनाना है और ये आपने मास्क की तरह लगाना है। आपकी स्किन आप देखिएगा गोरा करने को तो खैर मैं प्रमोट नहीं करती हूँ। आपकी स्किन जो है गोरा करने को नहीं, मैं गोरा करने को प्रमोट इसलिए नहीं करती हूँ कि ये अल्लाह की बनाई, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से, कोई वो मैं देखो गोरा नहीं होता, आपकी जो स्किन का कलर है ना वो 1 से 2 टोन एनहांस कर जाएगा। अच्छा। बस यही करना होता है। गोरा करना, गोरा काला तो अल्लाह ताला ने बना के भेजा है ना, हम कौन होते हैं लेकिन गोरे आजकल करने एक हफ्ते वाले। में भी तो गोरे हो जाते हैं वो ना देखो मेरे पास इतने पेशेंट्स आ रहे हैं ना आजकल के मैंने ये वाली क्रीम लगाई थी, वो 2-4 नंबर वाली क्रीम है, अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वो क्रीम लगा के मैंने स्किन गोरी कर ली, लेकिन वो स्किन गोरी नहीं होती है, वो आपकी ब्लड्स जो है ना ब्लीड कर रहा होता है, आपकी जो नर्व्स हैं वो ब्लीड कर रही होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप गोरे हो गए। आप ये देखा करो कि यहाँ तक तो आप गोरे नजर आ रहे हैं, आपकी गर्दन वही है जो आपका ओरिजिनल कर रहे हैं, आपके हाथ वही हैं, आपके पैर वही हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि नारियल का पानी सबसे पहले तो पियो। आपका पीने से आपका कलर इनहेंस होगा, जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो डल हो गया है, जो भी हुआ है वो इनहेंस होगा, आपकी रिंकल्स ख़त्म होंगे। इसके लगाने से भी बहुत अच्छा क्लेंजर भी है ये नारियल का पानी। लेकिन जाहिर है नारियल का पानी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नारियल के पानी से क्लींजिंग किस तरीके से? क्लींजिंग आपने इस तरह करनी है, आपने पहले थोड़ा सा दूध लेना है और नारियल का पानी लेना है, मिक्स करना है इसको, ठीक है। मिक्स करके अच्छी तरह आपने फेस पे लगाया, लगाने के बाद आपने, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सेकेंड लास्ट फिंगर जो होती है स्कार्फ
के लिए होती है, इससे आपने स्कार्स पे मूवमेंट करनी है और फिर उसको वाइप आउट कर दो। ये आपका क्लेंजर हो गया। और इसके अलावा अगर आपने बना के रखना है क्लेंजर तो कोकोनट ऑयल बेस्ट है। आप कोकोनट ऑयल निकाल के, अच्छा वाला जो निकाल के कोल्ड प्रेस से बनता है, वो आप निकाल के अपने पास रख लीजिए। मेकअप रिमूव करें उससे, रिमूवर भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगा, रिंकल्स ख़त्म करेगा। और उसके बाद जो लगाने के बाद ना थोड़ा सा, जो मैं आजकल खुद करती हूँ, मैं आपने कहा ना अपना बताएं, कोकोनट ऑयल लगाया, उसके बाद गौशा रोलर जो आता है ना, वो आपने रोलर फेर लेना है। सही, कहीं फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, घर में सब कुछ है आपके पास। चलिए जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना क्विक रेमेडी भी, और इतने सारे कोकोनट वाटर के जो है वो फ़ायदे भी हमारे सामने आ रहे हैं। डॉक्टर ज़ुबाला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ुबाला, किस तरह से वर्कआउट करता है बॉडी में ये कोकोनट वाटर, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या सेहत के लिए भी मुफीद है ये? देखें, जो नारियल का पानी होता है बेसिकली, वो मैं आपके शो के तवज्जुह से ये बताती चलूँ कि उसके अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। और हमारी बॉडी के अंदर जो पानी का निज़ाम है, पानी का बैलेंस चल रहा है, ठीक है, वो सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो है उस बैलेंस को कंट्रोल करता है। अच्छा। अगर वो बैलेंस आउट होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पानी कहीं कहीं एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एडिमा बोलते हैं, कि कहीं कहीं पे स्वेलिंग आ रही है, वो पानी की जमा होने की वजह से आती है। तो अगर आप अपने सोडियम पोटेशियम पंप के बैलेंस को नॉर्मल करना चाहते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहते हैं, तो उसके लिए नारियल का पानी बड़ी अफादियत का हामिल है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए? जी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि हम अफादियत पे ज़रूर बात करते हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी पे भी बात करनी चाहिए, कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो रोज़ नारियल का पानी पी रहे हैं, या आप जो है नारियल के पानी की क्वांटिटी आपने इतनी ज़्यादा कर दी इलेक्ट्रोलाइट्स के चक्कर में कि हमारे पास इतना ज़्यादा पोटेशियम आ जाए, तो वो आपकी किडनीज़ पे असर करता है। उसके बाद अगर आपने पोटेशियम ज़्यादा इंटेक किया तो फिर आपकी किडनीज़ जो है, क्योंकि किडनीज़ का भी एक क्वांटिटी है जो वो संभाल सकती है पोटेशियम की, तो अगर वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर जी, तो कोई भी चीज़ अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से कोकोनट मिल्क जो है उसकी अलग अफादियत है। वो तमाम लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, यानी जिनको दूध हजम नहीं होता, जो एनिमल मिल्क है वो हजम नहीं होता, तो वो कोकोनट मिल्क की तरफ जाते हैं या आलमंड मिल्क की तरफ जाते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कोकोनट मिल्क जो है वो आपको उतना ही कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है जितना आप एनिमल सोर्स से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका, लेकिन यह है कि हाँ, वो आपको काफ़ी हद तक कैल्शियम प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक ऑल्टरनेट सोर्स के तौर पे, मिल्क की सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं। जैसे हमारा हमारे साथ मौजूद हैं कि स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सही। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि वो आपके बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल्ड रखती हैं, यानी कि वो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। आपके सेल्स की, जो बॉडी हमारी सेल्स से बनी है, तो उन सेल्स की लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर पाई जाती हैं। और चूंकि ये महंगा होता है, हर कोई आराम से अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप ओकेजनली इसको कंज्यूम करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने हैं, किसी ने अपनी स्किन जो है उसको बेहतर करना है, तो उसको हफ्ते में कितने दिन कोकोनट वाटर जो है वो लेना चाहिए या पी लेना चाहिए? देखें, सिर्फ कोकोनट वाटर नहीं, अगर हम कोकोनट वाटर के साथ और चीज़ों को भी कंबाइन करें तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। हर न्यूट्रिएंट कोकोनट वाटर के अंदर या कोकोनट के अंदर मौजूद नहीं है। सही। तो उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेंगी और डिफरेंट चीज़ें। तो अगर आप वो भी साथ में कंज्यूम कर रहे हैं तो वंस इन अ वीक आप उसको ले लें तो आपके लिए इनफ है। तो वो आपके जेब पे भी भारी नहीं पड़ता कि आपको ये हो कि हम ये कैसे खरीदें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर हम किसी चीज़ का बताते हैं कि उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है या ये चीज़ है, तो फिर लोग उसकी कंजम्पशन बहुत बढ़ा देते हैं। सही। तो इसलिए जो है वो कोशिश ये करें कि आप वंस इन अ वीक अगर आपने कोकोनट का पानी पी लिया है या कोकोनट खा लिया है तो वो आपको नुकसान जो है वो नहीं करेगा, लेकिन ये वेट गेन भी करता है। अगर आप कोकोनट जो है वो खा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो सैचुरेटेड फैट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। कोकोनट वाटर या नहीं, मैं गिरी की बात कर रही हूँ। तो अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके अंदर फैट भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है और सैचुरेटेड फैट्स हैं, तो वो आपका वेट गेन करने में भी हेल्प करता है। लेकिन अगेन, अगर क्वांटिटी आपने उसकी कंट्रोल रखी है। क्या कंट्रोल क्वांटिटी क्या है कि
किस तरह से नारियल का पानी हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा पी लेना चाहिए जो आपका पोटेशियम की वजह से आपको एडिमा भी ना बनाए, और फिर जिस तरीके से अभी आपने कहा कि भाई इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की भी सलाहियत मौजूद है, तो वो दोनों चीज़ें जो है मैनेज हो जाए और स्किन का भी फ़ायदा हो जाए थोड़ा। बस आप वीक में 1 दफ़ा कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल रखें। हाँ। और जब आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उसका गिरी भी होगी आपके पास, तो आप वो गिरी भी खा लें और हर हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें और बाकी तमाम डेज को और चीज़ों के साथ कॉम्प्लीमेंट करें। और चीज़ों के साथ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, हफ्ते में 1 दफ़ा नारियल का पानी पीना स्किन के लिए बेनिफिशियल रहेगा? बिल्कुल, जो भी चीज़ न्यूट्रिएंट रिच है वो बॉडी के अंदर से ही स्किन को सही करती है। सही, ये चीज़ नहीं है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है लेकिन आप बाहर से क्रीमें मल रहे हैं। डॉक्टर वाला लोग क्या करते हैं, अगर किसी को कहा है ना कि जी आपने कोकोनट यूज़ करना है, कोकोनट का पानी यूज़ करना है, नारियल का पानी पीना है, तो वो डेली दे यूज टू ड्रिंक डेली, कि वो क्या होता है कि वो जाते हैं और फिर वो लेके आते हैं और वो डेली पी रहे होते हैं इसलिए कि हमारी स्किन ग्लो करेगी या फिर जो है वो उससे हमें फ़ायदा होगा। अब ये हुमैरा साथ हैं, पूछेंगे कि भाई रोज़ाना पीना चाहिए या नहीं। मिसेज़ अली जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते जी आपकी जो ग्लो स्किन है, ग्लोइंग स्किन है, आपकी जो खूबसूरती है, इसका राज क्या है? क्या आप भी कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करती हैं, और अगर करती हैं तो हफ्ते में कितनी दफ़ा? कोकोनट वाटर तो मेरा इतना डेली यूज़ में नहीं रहता, लेकिन मेरा कोकोनट ऑयल बहुत मैं कंसिस्टेंसी से उसको यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं हर 2 दिन में शैम्पू करी होती हूँ, क्योंकि आपको पता है शूट्स वगैरह हो रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बालों में 5 से 6 घंटे पहले बिफोर माय बाथ मैं उसको लगाऊँ और अच्छे से उसको मसाज करूँ और उसको छोड़ दूँ। हाँ। ताकि वो जो ड्राइनेस होती है या वो जो आप इतने सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जेल यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, मूस यूज़ कर रहे होते हैं, फिर ड्राई चल रहा होता है बालों में, तो मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी, जो भी देखता है तो वो ये कहता है कि आप कुछ यूज़ करिए, जैसे एक्सटेंशंस वगैरह होते हैं। हाँ, हाँ। तो ये मेरी नेचुरली है, लेकिन वो ये होता है कि नेचुरली भी होती है, लेकिन उस चीज़ को आपको अच्छे से कंटिन्यू करना पड़ता है, वरना वो एक टाइम में झड़ जाते हैं बाल भी और डैमेज हो जाते हैं। हाँ। तो मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है यही बेनिफिट रहता है मेरे लिए कि मैं कोकोनट ऑयल अपना बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ और उसको छोड़ देती हूँ, और फिर उसके बाद जब मैं शॉवर लेती हूँ छोड़ देती हूँ, नहीं 1-2 घंटे पहले मैं छोड़ देती हूँ। फिर जब मैं नहाती हूँ तो नहाने के बाद भी मैंने 3 ड्रॉप मैंने बनाया हुआ है, उसको ड्रॉपर में अलग करा हुआ है मैंने, 3 ड्रॉप लेती हूँ और फिर मैं अच्छे से, ताकि वो बाल फ्रेश ना हो। सही। फिर वो जब गीले बाल आपके सूखते हैं तो वो आपको अच्छे से शाइन भी देते हैं और आपको एक हेल्दी वॉल्यूम देते हैं, जिससे आपका लुक सही रहता है। वरना बहुत सारी लड़कियां जब नहा के आती हैं, अगर वो ड्राई यूज़ ना करें या स्ट्रेटनर यूज़ ना करें तो उनके बाल बहुत फ्रिज हो जाते हैं, तो वो आपको फ्रिज कंट्रोल देता है। और मेरा लाइफ में कोकोनट वाटर तब बहुत मैंने यूज़ करा जब मैं प्रेग्नेंट थी, क्योंकि कहा जाता है कि जो हामला खातून हो वो इसको इस्तेमाल करें तो बच्चों के अंदर इसमें जो है वो आती है कि उनका रंग साफ़ होता है और उनको बाकी चीज़ें। तो मुझे ये डॉक्टर ने मेरी सजेस्ट किया था कि आप जो है वो नारियल का पानी पिए। तो मैं हर 2 दिन में हर 2 दिन में मैंने ये पानी 3 महीने तक अपनी दोनों बच्चों की बर्थ पे पिया है माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड का माशाल्लाह तो बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन है उनका, तो मुझे ये था कॉम्प्लेक्स कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो कम है, तो ऐसा ना हो कि बच्चे मेरे भी चले। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, बट माय हस्बैंड लुक्स लाइक अ कोरियन, वो जो कोरियन आपका होता है ना, बिल्कुल एक ग्लो करती हुई ग्लास स्किन, एक्चुअली ही हैज लाइक दैट ना। तो मुझे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, तो मैं वो कोकोनट वाटर मैंने बहुत पिया। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चों की जो स्किन है, दोनों बेटे हैं माशाल्लाह मेरे, तो उनकी जो स्किन हुई है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। और मैं ये बाकी लोगों को भी टिप्स देती हूँ कि आप जो है वो, अगर आप हामला नहीं पिए, अगर लड़की भी है, तो हम जो अपने पैसे नॉर्मल जूस जो डब्बे वाले होते हैं और ये बाकी गंदी चीज़ों को, चाय कॉफ़ी को तरजीह देते हैं, इन चीज़ों के बजाय आप जो है वो कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें। वो आपकी ना सिर्फ हेल्थ के लिए बल्कि स्किन के लिए, क्योंकि हम बात करते हैं गोरा हो जाएं, हम ये नहीं कहते कि हम ग्लो हो जाएं। देखिए ग्लोइंग बहुत ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत गोरी रंगत के, तो आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए बनिस्बत गोरी होने की, क्योंकि जब हम गोरेपन पे बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ आपका मुंह होता है, लेकिन हम जब ग्लोइंग स्किन की बात करते हैं तो वो वहाँ पे आपकी हर चीज़ बॉडी की ग्लो करती है, तो वो आप बहुत फ्रेश लुक देते हो, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वो जो सामने वाला बंदा आपसे बात करता है वो भी कॉन्फिडेंट फील करता है आपकी ग्लोइंग स्किन से, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। चलिए जी, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मिसेज़ अली ने हमें बताया अपनी
फिटनेस का और अपनी खूबसूरती का राज। अभी जैसे मिसेस अली ने बात की कि भाई वो शी यूज ड्रिंक के हफ्ते में 2 दिन ऑलमोस्ट उन्होंने, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो ये सारी चीज़ें कर रही होती थी, पी रही होती थी कोकोनट वाटर, तो उससे उनके जो बच्चों की स्किन है वो बहुत अच्छी हुई। एक तो ये बताएं कि बाकी ये ऐसा इतना इम्पैक्टफुल है, और फिर जिस तरह से डॉक्टर ज़बाला ने भी बात की कि भाई आपने बहुत एक्सेस में नहीं जाना, यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आपने कोकोनट वाटर का इस्तेमाल जो है वो बैलेंस होके करना है। बिल्कुल। तो किस तरह बैलेंस होके इस्तेमाल किया जाए, और जिस तरह बताया भी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बड़ा ज़बरदस्त होता है कोकोनट वाटर, तो उसका थोड़ा सा बताएं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोकोनट वाटर को मैं इतना तरजीह नहीं देती। कोकोनट की जो गिरी है वो एक गिरी, जैसे जो इतनी फिंगर जितनी जो गिरी होती है वो आप एक डेली ले सकते हैं, ठीक है, गिरी। सही। मैं पानी को जब तक के, क्योंकि देखिए ये वाली चीज़ें वो हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर पूछें। हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, हर एक की बॉडी अलग होती है। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि आपने पानी कितना पीना है। वैसे तो नॉर्मली जो मैं पानी पीने की बात करती हूँ 100 ml का एक ग्लास होता है पानी का, जो वो आपने कोकोनट वाटर लेना है हफ्ते में 2 दफ़ा। अच्छा, ठीक है, नॉर्मली जो नॉर्मली हम लेते हैं तो वो नॉर्मली आप ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कहा था कि गिरी खाने से वेट बढ़ता है, इसी तरह पानी से वेट लॉस भी होता है, पानी पीने से। सही। हाँ, तो कोकोनट वाटर से तो ये 2 अलग अलग, एक ही फ्रूट से हम 2 अलग अलग चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। तो कोकोनट वाटर से आपका वेट लॉस भी होता है और आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मी में हमें खासकर कोकोनट वाटर का इंटेक करना चाहिए, हफ्ते में 2 दफ़ा लें। मैं वही कहती हूँ कि कोला ड्रिंक्स हो गए, हम उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर। अच्छा, इस तरह भी किया जा सकता है कि हुमैरा कि उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पोटेशियम का जिक्र किया कि अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको एडिमा हो सकता है, तो उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए कोकोनट वाटर के अंदर जो नॉर्मल पानी है, जो आपका अपना पानी होता है, क्या वो मिला के पिया जा सकता है? देखिए, उसकी जगह तो फिर आप उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए ना। अच्छा, लेकिन पिए सॉलिड, हाँ, पिए कुछ सॉलिड लोग करते हैं ये कि उसके अंदर ना कोकोनट वाटर के अंदर थोड़ा सा पानी मिला लेते लेकिन हैं, फिर वो टेस्ट डेवलप, मतलब अजीब सा टेस्ट लगता है वो। अगर आपने टेस्ट को एनहांस करना है अपना, अच्छा लगता है वो पीना, मीठा जो होता है उसका पानी, तो आप पानी की बजाय उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए ना। और किडनी के वाले पेशेंट को तो मैं कहूँगी कि वो जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम रहता है वो थोड़ा अवॉइड करें इन चीज़ों को, क्योंकि पोटेशियम बढ़ता है उससे, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो वो पोटेशियम वाली चीज़ तो लेनी भी नहीं चाहिए, तो वो फिर वो खराबी की तरफ चला जाएगा। नॉर्मल जो लोग हैं वो पी सकते हैं। अच्छा, कोकोनट वाटर का जो इस्तेमाल है, जिस तरह से हुमैरा ने बताया, डॉक्टर ज़बाला ने और मिसेस अली ने बताया, ये बताएं कोई मास्क वगैरह भी होता है इसका, कि कोई लोग कहते हैं कि जी इसमें आपने एलोवेरा जेल मिला के और काइंड ऑफ दैट कोई मास्क वगैरह? वाटर से तो देखें, वाटर जो होता है हम उसे सेफ नहीं कर सकते, बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स के बजाय तो नहीं कर सकते ना। तो कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है। कोकोनट ऑयल आप अपने पास रखिए। आपने जो भी मास्क बनाना है, मुल्तानी मिट्टी बनानी है, तो उसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल थोड़ा सा मिला लिया, मिट्टी के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा बेसन डाल लिया। मैं हमेशा 3-4 चीजें मिला के मास्क बनाती हूँ। अच्छा। जैसे आपने 1 चम्मच अगर बेसन लिया है तो उसके अंदर आधा चम्मच कॉफी का ऐड कीजिए और उसके अंदर थोड़ी सी मलाई या दूध डालने के बाद उसके बाद आप इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कीजिए। ये बहुत अच्छा सा मास्क बन जाएगा। ये मैं ऑयल इसलिए बता रही हूँ ड्राई स्किन के लिए, जिनको रिंकल्स आ जाते हैं। अच्छा। फिर आप ये मास्क लगाइए और मास्क लगाने के बाद 15 to 20 मिनट्स के बाद आप जब वाइप आउट करेंगे तो आपकी स्किन आप खुद देखेंगे ग्लो भी करेगी और स्किन टाइट भी होगी, इससे स्किन टाइट भी होगी। सही। अच्छा डॉक्टर ज़बाला, कंक्लूजन क्या है, मैसेज क्या देना चाहेंगी लोगों को कि किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा मैसेज जो है वो लोगों के लिए ये है कि हर चीज़ खाएं। हाँ। किसी एक चीज़ पे फोकस ना करें और हेल्दी डाइट को ये अज्यूम ना करें कि ये कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। सही। हमारे यहाँ ये आम तासुर है कि जब हम डाइट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास आम खाने के लिए पैसे नहीं है, नॉर्मल खाना खाने के लिए हम डाइट कैसे करेंगे। हाँ। तो डाइट जो है वो कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। जो कुछ भी आपके घर में अवेलेबल है आप उनका कॉम्बिनेशंस को बेहतर करें। यानी कि एक हर चैनल पे मैं ये बात करती हूँ, 2 वक्त दाल, हफ्ते में 2 दिन दालों को दें, 2 दिन सब्जियों को दें और 2 दिन गोश्त को दें, तो आप हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। उसके अंदर ये कोकोनट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि ग़िज़ाइयत हर चीज़ में आपने बैलेंस करना है। और सब्जियों में, दालों में भी आपने मुख्तलिफ वैरायटी को कंज्यूम करना है। किसी एक दाल को और किसी एक सब्जी को नहीं पकड़ना है। जब तक वैरायटी नहीं होगी उस वक्त तक आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं होंगे। जब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होंगे तो फिर आपका गट फ्लोरा भी बेहतर होगा। हाँ। और आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर और गट बेहतर हो जाता है तो फिर आपको बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। चलिए जी, आज का शो जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा।
क्योंकि आज हमने जो है डिस्कशन की, जिस तरह से आप लोगों में मैसेजेस भेज रहे होते कि भाई आपने हमें रेमेडीज बतानी है, तो हुमैरा ने आपको कोकोनट के हवाले से रेमेडी बताई, मुस्कान ने आपको जो है बहुत सारी चीजें बताई। क्योंकि सर्दियों में बहुत नारियल का तेल मुफीद है, बहुत ज्यादा अब आ रही है सर्दियाँ, खुश्की होती है, डैंड्रफ होता है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा रहता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मिसेज अली हमारे शो पर आई, डॉक्टर बाला और हुमैरा जो है वो हमारे शो पर आई। तो आज के शो का फीडबैक जो है वो ज़रूर आप हमारे साथ में शेयर कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखना मत भूलें। कीप वॉचिंग सीरियट।